नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। देखिए, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के छात्र हैं तो ये वाला टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करके रखिए। यूट्यूब चैनल में हमारे साथ है तो भी ये वाला टेलीग्राम ज्वाइन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट, सारे मोस्ट इंपोर्टेंट पिक्स, सारा रिवीजन सब कुछ यहाँ पे बताया जाता है। टेस्ट को ध्यान से अटेम्प्ट करिए और बताइए कितना स्कोर आपने किया है, कितने सही किए हैं टोटल क्वेश्चन में से। सभी लोग अपना अपना स्कोर जरूर कमेंट करिए। 13 जून 2021 को यूपीपीएससी का पीसीएस एग्जाम है और आरओ का जो यूपीपीएससी वाला है 1 अगस्त 2021 को एग्जाम है। दोनों के लिए फुल पेड को भी चालू हो चुके हैं, टेस्ट सीरीज वाला पेड को भी चालू हो चुका है। इन नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं या फिर व्हाट्सएप कर सकते हैं 856090966089 पे, या फिर मुझे डायरेक्टली व्हाट्सएप कर सकते हैं 736921 पे किसी जानकारी। दोस्तों, यूपीपीसीएस प्रीलिम्स 2021 के लिए ये फुल इंडियन इकोनॉमी का मॉक टेस्ट पेपर है और ये बाइलिंगुअल फॉर्मेट में है। दोनों भाषाओं में यहाँ पर आपको ऑब्जेक्टिव टाइप जो एमसीक्यूज हैं वो दिखाई देंगे। कुल मिलाकर 100 है और इसमें जितने भी डाटा और जितने भी फैक्ट हैं उससे आप एक बार रिवीजन भी कर सकते हैं और जितना भी आपने पीछे से किताबें पढ़ रखी हैं या जो भी कॉन्सेप्ट अपने क्लियर करके रखे हुए हैं उसे यहाँ पर परख सकते हैं, देख सकते हैं कि आप प्रश्न हल कर पा रहे हैं अथवा नहीं। तो चलिए अब बिना देर किए स्टार्ट करते हैं। अगर आपको पेड कोर्सेज ज्वाइन करने हैं तो यहाँ रुक जाइएगा और ये जो नंबर दिए हैं इस पर कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा। देखिए, जो फ्री वाला टेलीग्राम का चैनल है कम से कम उससे जुड़ जाइए क्योंकि वो एकदम से फ्री ऑफ कॉस्ट है और ऐसा नहीं कि फ्री है तो इसलिए जुड़ जाइए। वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ फायदा है आपका, तो फायदा लेने के लिए जुड़िए। वहाँ इंपॉर्टेंट पिक्स का रिवीजन करवाया जाता है। नोटिफिकेशन जुड़ने पर आपको लगातार मिलते रहते हैं, किसी भी सूचना से आप अछूते नहीं रहेंगे। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, असली बात यहाँ से शुरू होती है और इसे थोड़ा सा बड़ा किया जा सकता है। आप देख सकते हैं बजट 2021-22 जो है यानी लेटेस्ट वाला, उसके संबंध में यहाँ पर कुछ सही विकल्पों का आपको चयन करना है। कुल मिलाकर सूची दी हुई है, लिस्ट 1 है और लिस्ट 2 है, उसका आपको मिलान करना है। तो एक तरफ कुछ टैक्सेस के नाम दिए हैं यानी कुछ कर दिए हुए हैं और दूसरी तरफ जो धन का स्रोत है वो दे रखा है, मतलब वेयर डज द रूपी कम फ्रॉम। अब यहाँ दिया हुआ है, यहाँ आप देख लीजिए जो हिंदी वर्जन है, निगम कर है, आयकर है, केंद्रीय उत्पाद शुल्क है और माल और सेवा कर या वस्तु और सेवा कर जिसे आप कहते हैं वो वाला है। इसकी सूची दो जरा देख लेते हैं। इसमें 15 पैसे है, 13 पैसे है, 8 पैसे है और 14 पैसे। इसको आपको मिलान करना है, कौन वाला टैक्स कितने पैसे से मिलेगा उसे मिलान करके देखना है। तो देखकर बताइए, रुपया आता है, रुपया जाता है, या आप इकोनॉमी में देखते हैं तो रुपया कहाँ से आता है वो बात बताई जा रही। इसमें आप विकल्प देख सकते हैं, ये प्रश्न है और ये विकल्प है नीचे। और इसका जो करेक्ट आंसर है वो सी हो जाएगा, यानी दूसरा, चौथा, तीसरा, पहला, इसी हिसाब से इसे मिला लेंगे। अर्थात इसमें निगम कर यानी जो कॉर्पोरेशन टैक्स है वो 13 पैसे हो जाएगा। इनकम टैक्स को अगर आप देखें तो 14 पैसे हो जाएगा। यूनियन एक्साइज ड्यूटीज को अगर देखा जाए तो ये 8 पैसे का हो जाएगा और गुड्स एंड सर्विस टैक्स यानी जीएसटी की अगर बात करें तो वो 15 पैसे का हो जाएगा। इस प्रकार से इसमें रुपया आने की जो पूरी संभावना है या दिखाया जा रहा है उसको हम लोग देख रहे हैं। आगे चलते हैं। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ फिर से लिस्ट है और उसको आपको मिलान करना है। तो बजट 2021-22 के लिए यहाँ पर आपको धन के स्रोत का फिर से चयन करना है। पीछे हमने देखा कि रुपया कहाँ से आ रहा है, अभी यहाँ भी देखेंगे कि रुपया कहाँ से आ रहा है। तो सूची 1 जो है यानी लिस्ट 1, उसमें ब्याज अदायगी है, रक्षा है, यहाँ आप ध्यान से देखिएगा, ब्याज अदायगी है, रक्षा है, वित्त आयोग और अन्य जो अंतरण है वो भी शामिल है, और पेंशन अर्थात इंटरेस्ट पेमेंट, डिफेंस, फाइनेंस कमीशन एंड अदर ट्रांसफर्स एंड पेंशंस। अब यहाँ जो पैसे की सूची है वो दी हुई है, तो 10 पैसा, 8 पैसा, 20 पैसा और 5 पैसा। वैसे तो पैसा देखने के लिए मिलता नहीं है लेकिन इकोनॉमी के कॉन्सेप्ट में देखने के लिए मिल जाता है। तो आप जरा देख कर बताइए कि इसमें से जो मिलान होगा वो कौन वाला सही होगा। और नीचे जो इसका विकल्प है वो देख लीजिए, ये 4 विकल्प हैं और इसका जो करेक्ट आंसर है वो इसमें हो जाएगा बी वाला। बी का मतलब ये हुआ कि तीसरा, दूसरा, पहला, चौथा, और उसी हिसाब से इसे मिला लेंगे। मतलब ब्याज अदायगी यानी जो इंटरेस्ट पेमेंट है उसकी बात की जाए तो 20 पैसे उसके लिए, और इसमें देखा जाए डिफेंस वाले सेक्टर के लिए तो 8 पैसे, फाइनेंस कमीशन और इसके अलावा जो अदर ट्रांसफर्स हैं उसके लिए 10 पैसे और पेंशन के लिए 5 पैसे। पेंशन पहले से ही मैच था, उसमें कुछ करना नहीं था। आगे चलते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन रिलेटेड टू इकोनॉमिक सर्वे 2020-21। बजट एक साल आगे चलता है और इकोनॉमिक सर्वे पीछे का डाटा देखता है। तो अगर हमें जो पूर्वावलोकन है वो करना है, मतलब इकोनॉमी की क्या दशा पिछले एक वित्तीय वर्ष में रही है, तो इसके लिए हमें इकोनॉमिक सर्वे देखना चाहिए। और कई बार आपको ये सलाह दी जाती है कि सिर्फ यही लेटेस्ट वाला इकोनॉमिक सर्वे मत देखिए, उसके अलावा पिछले जो 1 साल या 2 साल पीछे का है उसको भी देख लीजिए, क्योंकि कभी कभी क्या होता है इकोनॉमी में जो पीछे वाले क्वेश्चन या पीछे के कॉन्सेप्ट हैं वो पूछ लिए जाते हैं, तो वो करंट अफेयर का ही हिस्सा होता है, ऐसा नहीं कि वो आप बाहर का पढ़ रहे हैं। फिलहाल इसे देखते हैं। तो यहाँ अगर आप देखें इकोनॉमिक सर्वे के बारे में 2 स्टेटमेंट है। पहले वाले में ये कहा जा रहा है कि व्यापक टीकाकरण अभियान, सेवा क्षेत्र में तीव्र सुधार और इसके अलावा वस्तु और सेवा कर का संग्रह और उपभोग में त्वरित वृद्धि की बदौलत वी आकार में आर्थिक विकास होना। मतलब वी आकार की जो रिकवरी होती है उसमें तेज एक तरह से रिकवर किया जाता है। जितना तेज इसमें डिक्लाइन होता है उतनी ही तेज उत्थान भी होता है, यानी ऊपर की ओर उठते हैं।
इसके बाद जो सेकंड स्टेटमेंट है उसको देख रहे हैं तो इसमें कहा गया कि निरंतर परिवर्तित होने वाले आंकड़े जैसे कि बिजली की मांग, रेल माल भाड़ा, इसके अलावा ई वे बिल जो होते हैं वो वाले, और निवेश और इस्पात में उपभोग में उल्लेखनीय वृद्धि के बल पे वी आकार में आर्थिक प्रगति होगी। वी शेप की इकोनॉमी बनाने का ये पर्पज है। मतलब जो कोरोना काल में नुकसान हुआ है और अब और ज्यादा हो रहा है, पिछले साल तो लॉकडाउन ऐसे ही लग गया था, इस साल उसकी जरूरत है तो लग नहीं रहा है क्योंकि इकोनॉमी गर्त में जा रही है, तो सरकार इससे डरती है और डरना भी चाहिए क्योंकि देश को विकसित होने के लिए पैसा तो चाहिए ही, लेकिन लोगों की जान भी कीमती है। खैर उस मामले में नहीं पड़ते हैं। तो यहां अगर देखा जाए तो वी शेप की जो रिकवरी है वो आवश्यक है। अब अर्थव्यवस्था किस प्रकार से वी शेप की रिकवरी करेगी ये सोचने वाली बात है। फिलहाल आप इसमें से ये बताइए कि सही कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 3। और क्वेश्चन नंबर 3 का इसमें से अगर देखा जाए तो कुछ भी तो सही नहीं है, जो दिया है सब उल्टा पुल्टा दिया है, और इसीलिए चूंकि हमें सही विकल्प चाहिए था तो हम डी का चयन करते हैं, नॉन ऑफ दीज, इसमें से कोई नहीं। अब प्रश्न ये उठता है कि सही क्या है। तो देखिए, व्यापक टीकाकरण अभियान जो है उसमें सेवा क्षेत्र में तेजी से हो रही बेहतरी और उपभोग और निवेश में त्वरित वृद्धि की बदौलत वी आकार का जो आर्थिक विकास है वो संभव होगा। कहने का मतलब ये है कि ड्यू टू मेगा वैक्सीनेशन ड्राइव, रोबस्ट रिकवरी इन द सर्विस सेक्टर एंड रोबस्ट ग्रोथ इन कंज्यूम्शन एंड इन्वेस्टमेंट विल रिजल्ट इन इकोनॉमिक ग्रोथ इन वी शेप, ये इसका मतलब है। और उसके बाद जो सेकेंड इसमें डाटा है या सेकेंड स्टेटमेंट है जिसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, तो इसके बारे में सही इंफॉर्मेशन क्या है। देयर विल बी इकोनॉमिक ग्रोथ इन वी शेप ड्यू टू resurgence in high frequency indicators such as power demand, rail freight, ई-वे बिल्स, इसके अतिरिक्त जीएसटी का जो कलेक्शन है वो वाला, और स्टील कंज्यूमशन एक्सेट्रा। तो कहने का मतलब यह है कि निरंतर आने वाले जो डेटा होते हैं जैसे कि बिजली की मांग है, यहाँ पर कहा गया है ना निरंतर परिवर्तित होने वाले आंकड़े, तो उसकी जगह पे आप कह सकते हैं कि निरंतर आने वाला जो डाटा है जैसे बिजली की मांग है, रेल माल भाड़ा है, इसके अलावा ई-वे बिल है, जीएसटी संग्रहण है, इस्पात के उपयोग में जो उल्लेखनीय वृद्धि है, उसके बल पर जो वी आकार की प्रगति है या वी आकार की रिकवरी है वो संभव है, ऐसा आपने देखा। इसके बाद आगे चलते हैं, यहाँ दोनों में थोड़ा थोड़ा माइनर अंतर है और इसीलिए दोनों गलत है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। सेलेक्ट द इनकरेक्ट ऑप्शन, गलत विकल्प का आपको चयन करना है। तो बार्कलेज इंडिया के हिसाब से भारत में अगले 2 वर्षों में सबसे तीव्र गति से प्रगति करने वाली अर्थव्यवस्था का जो रूप है वो देखा जाएगा, अर्थात भारत जो है वो सबसे तेजी से तरक्की करने वाली अर्थव्यवस्था वाला देश बन जाएगा। और सेकेंड स्टेटमेंट ये कहता है कि वित्तीय वर्ष 2020-21 की अगर बात की जाए तो उसमें भारत की सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर जो थी वो -7.7% रहने का अनुमान लगाया गया है। यहाँ आप उसका जो अंग्रेजी वर्जन है उसे देख रहे हैं। इसमें कहा गया है कि इंडियाज जीडीपी ग्रोथ रेट इज एस्टिमेटेड टू कॉन्ट्रैक्ट बाई 7.7% इन फिजिकल ईयर 2020-21। इस प्रकार से आपने देखा। तो आप ये बताइए कि इसमें से रॉन्ग इन्फॉर्मेशन या जो इनकरेक्ट ऑप्शन है वो कौन सा है। प्रश्न आप देख रहे हैं और इसका सिर्फ अगर गलत देखा जाए तो पहला वाला ही है। यहाँ पे बार्कलेज इंडिया का नाम दिया है, जबकि IMF यानी जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है उसके हिसाब से ऐसा कहा गया है कि भारत अगले 2 वर्षों में, जो आगामी 2 वर्ष हैं, उसमें सबसे तेजी से प्रगति करने वाली अर्थव्यवस्था वाला देश बन जाएगा। लेकिन ये जब कहा गया था तब इस तरह की महामारी का दौर अभी सामने नहीं आया था। सरकार की लापरवाही और कुछ परिस्थिति जन्य जो दिक्कतें थी उसके चलते अब कोविड इतना ज्यादा फैल चुका है कि इससे अर्थव्यवस्था को फिर से धक्का पहुंचेगा, और इसको जो वित्त मंत्रालय है या रिजर्व बैंक है वो भी एक्सेप्ट कर रहा है। लेकिन ये जिस समय कहा गया था उस समय की परिस्थिति है, तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का ये बयान था। यहाँ पर जो बार्कलेज इंडिया दिया है वो गलत है, और ये जो सेकेंड स्टेटमेंट है ये परफेक्ट है। यहाँ आप कह सकते हैं कि जो वित्तीय वर्ष 2020-21 है भारत की सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर ये -7.7% रहने का अनुमान है। इसके बाद आगे चलते हैं, ये आप देख सकते हैं। तो इसमें गलत चुनना था ना, तो पहले वाले को हम चुनते हैं, यानी ए वाला इसमें उत्तर हो जाएगा। 5वें को देखिए भाई, इसमें कहा गया कि आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के संबंध में सही विकल्प का आपको चयन करना है। इसमें पहले से ही मैच किया हुआ है, अब उसमें से सही कौन सा है, मिसमैच जो है वो नहीं ढूंढना है, आपको जो सही है उसकी तलाश करनी है। तो कृषि वृद्धि दर है 4.3%, इसके बाद उद्योग वृद्धि दर है -9.6%, और सेवा वृद्धि दर है -8.8%, और उसका जो अंग्रेजी वर्जन है वो आप इधर देख रहे हैं। एग्रीकल्चरल ग्रोथ रेट है, इंडस्ट्री ग्रोथ रेट है, और उसके अतिरिक्त सर्विस ग्रोथ रेट है। इसका जो परसेंटेज है उसे आपने अभी अभी देखा है। तो जरा बताइए कि इसमें से सही कौन सा है। ये इकोनॉमिक सर्वे जो अभी लेटेस्ट वाला है उसको बेस बना के कहा गया है, और इसे अगर देखा जाए तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो बी हो जाएगा, यानी दूसरा और तीसरा। इसमें सही कौन सा है, दूसरा और तीसरा सही है, लेकिन पहला वाला गलत है। वित्तीय वर्ष 2021-22 की अगर बात की जाए यहाँ पे, तो उसमें जो डाटा है वो अनुमानतः है, लेकिन यहाँ जो वित्तीय वर्ष 2020-21 की बात हो रही है, जो पिछला था उसकी अगर बात की जाए तो उसमें कृषि वृद्धि दर 3.4% होगी, ऐसा कहा गया। और यहाँ पर उल्टा दिया है, यहाँ आप देख रहे हैं 4.3 दिया है, जबकि 3.4 का यहाँ अंदाजा लगाया गया। और उसके साथ ये कहा गया कि उद्योग की वृद्धि दर जो है वो -9.6 है, जो कि सही दिया है, और जो सेवा वृद्धि दर है, मतलब
सेवा क्षेत्र वाला जो यहाँ पे आंकड़ा है उसमें वृद्धि दर को अगर देखा जाए तो -8.8% रहेगी, ऐसा कहा गया था। तो इसमें पहला गलत है, 3.4 होगा वहाँ पे। इसके बाद छठवें क्वेश्चन को देखते हैं, इंडियाज रियल जीडीपी ग्रोथ रेट एंड द नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ रेट विल बी। अब यहाँ पर नॉमिनल और रियल जो जीडीपी ग्रोथ रेट है उसके विषय में क्वेश्चन पूछा गया है कि अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया 2020-21, यानी जो अभी लेटेस्ट वाला इकोनॉमिक सर्वे है उसके आधार पर हमें देखना है कि भारत की वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर और सांकेतिक सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर ये दोनों क्या रहेगी। तो यहाँ देख लीजिए 11.2% और 15.7%, यहाँ एक क्रम से देख रहे हैं। उसके बाद 11.3% और 15.4%, 11.7% और 15.8% और नॉन ऑफ दीज। इस प्रकार से 4 विकल्प हैं, आप देखकर बताइए। और ये जो छठवां है इसका करेक्ट आंसर नॉन ऑफ दीज ही होगा, मतलब इसमें से कुछ भी सही नहीं है, सब के सब गलत है। सही क्या है? तो वित्तीय वर्ष 2020 जो 21-22 वाला समय है, मतलब ये जो लेटेस्ट बजट है उसी की बात की जा रही है, तो फाइनेंशियल ईयर आप देख रहे हैं। और इसमें अगर देखा जाए तो भारत की जो वास्तविक जीडीपी वृद्धि दर है, यहाँ पर वास्तविक दिया हुआ है ना, पहले वास्तविक बताया गया है ये 11.2 वाला और 15.7 जो है ये सांकेतिक बताया गया है। वैसे ही बाकी जो 2 विकल्प हैं उन्हें भी आप देख रहे हैं। तो वास्तविक जो जीडीपी वृद्धि दर है वो 11%, ध्यान दीजिएगा 11% रहने वाला है। और सांकेतिक जीडीपी वृद्धि दर को अगर देखा जाए तो ये 15.4% रहेगी। और इसमें कोई भी पेयर ऐसा नहीं है जो कि इन दोनों के हिसाब से सही बैठता हो, तो इसीलिए हमने डी को चुना है। यहाँ परसेंटेज और आंकड़ा थोड़ा सा आपको रटना पड़ेगा। इसके बाद 7वें नंबर के क्वेश्चन को देखते हैं, सेलेक्ट द इनकरेक्ट ऑप्शन अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक सर्वे 2020-21। अब इसमें 3 स्टेटमेंट हैं और तीनों को देखकर जो गलत है उसका चुनाव आपको करना है, और इसका बेस है इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया लेटेस्ट वाला। तो इसमें आप पहले स्टेटमेंट को देखिएगा जिसमें ये कहा जा रहा है, इसका अंग्रेजी वर्जन दब गया था, देखिए, वैश्विक आर्थिक उत्पादन 2020 वाला जो समय था उसमें 3.5% की कमी दर्ज की जाएगी। और उसके बाद देखिए वित्तीय वर्ष 2020-21 की जो दूसरी छमाही है, मतलब दूसरा जो छमाही होता है 6 महीने का समय होता है, उसमें रिकवरी सरकारी खपत के कारण होगी, जिससे कि 13.4% वृद्धि का अनुमान लगाया गया है। और तीसरे नंबर के पॉइंट को आप देख रहे हैं जिसमें कहा गया कि वित्तीय वर्ष 2020-21 की दूसरी छमाही में निर्यात में 8.5% और आयात में 11.3% की कमी आने का अनुमान लगाया गया है। कमी आने का अनुमान लगाया गया, एक एक शब्द को आप ध्यान से देखेंगे। और वही चीज यहाँ पर अंग्रेजी में है, ग्लोबल इकोनॉमिक आउटपुट एस्टिमेट टू फॉल बाई, यहाँ देखिएगा 3.5% इन 2020। और उसके बाद ये कहा गया कि द रिकवरी इन सेकेंड हाफ ऑफ द फिजिकल ईयर 2020-21 इज एक्सपेक्टेड टू बी पावर्ड बाय गवर्नमेंट कंज्यूमशन, जो सरकारी खपत है उसके कारण ये रिकवरी होगी, एस्टिमेटेड टू ग्रो एट 13.4%। और उसी प्रकार से तीसरा वाला आप देख रहे हैं, एक्सपोर्ट एक्सपेक्टेड टू डिक्लाइन बाई 8.5%, यहाँ जो है वो डिक्लाइन देखने के लिए मिलेगा। इसके बाद आप देख लीजिए, इसमें देखकर बताइए कि गलत कौन सा है। जो 3 स्टेटमेंट है गलत कौन सा है वो आपको बताना है। नीचे विकल्प भी दिखाई दे रहे हैं और इसमें अगर आप डी को चुनते हैं तो इसका मतलब ये होगा कि सब सही है, क्योंकि कुछ भी गलत नहीं होगा। तब बताइए। और इसे अगर देखा जाए तो इसका सी वाला हो जाएगा। सी का मतलब ये हुआ कि दूसरा और तीसरा इसमें गलत है और हमें गलत की ही तलाश करनी थी। देखिए वैश्विक आर्थिक उत्पादन की अगर हम बात करें यहाँ पे 2020 का जो आंकड़ा था उसके हिसाब से, तो 3.5% की कमी उसमें दर्ज की जाएगी। यहाँ आप देख रहे हैं 3.5% की कमी दर्ज की जाएगी, तो ये वाला सही है। और उसके बाद जो सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट है उसमें समस्या क्या है, वित्तीय वर्ष 2020-21 की जो दूसरी छमाही है, यहाँ पे सेकेंड हाफ जो फिजिकल ईयर का है उसकी अगर बात करें तो वहां पर रिकवरी जो है वो सरकारी खपत के कारण होगी और 17% की वृद्धि का अनुमान लगाया गया है। यहाँ जो अंदाजा है वो 13.4 नहीं है बल्कि 17% है, और इसीलिए दूसरा वाला स्टेटमेंट गलत है। और तीसरे वाले स्टेटमेंट को देखते हैं तो उसमें जो आंकड़ा लगाया गया है, मतलब यहाँ जो आंकड़ा दिया है वही गलत है। 8.5% नहीं होगा बल्कि 5.8 होगा, ये उल्टा दे दिया है। वित्तीय वर्ष 2020-21 जो है इसकी दूसरी छमाही में निर्यात में 5.8% और जो आयात है उसमें अगर देखा जाए तो उसमें 11.3% की कमी आने का अनुमान है। तो ये आयात वाला तो ठीक दिया था लेकिन निर्यात वाला इसमें गलत दिया था, तो ये वाला भी गलत हो जाता है और हमें गलत ही चाहिए था, तो इसलिए हमने सी को चुना है। पहला जो स्टेटमेंट है वो एकदम सही। क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन आपको चूज करना है। पहले वाले में कहा जा रहा है कि आपूर्ति में वित्तीय वर्ष 2021 वाला जो समय है उसके लिए ग्रॉस वैल्यू एडेड की जो विकास दर है वो -7.2% रहने का अनुमान है, और यही वित्तीय वर्ष 2020 का जो समय था उसमें 4.9% रही थी। ये पीछे का डाटा है और आगे का जो अंदाजा है वो दिया है। उसके बाद जो सेकंड स्टेटमेंट है उसमें कहा जा रहा है कि उभरते हुए बाजारों में भारत और चीन ऐसे देश हैं जिन्हें कि 2020 में इक्विटी के रूप में FII प्राप्त हुआ है। और उसके बाद जो इसमें थर्ड स्टेटमेंट है उसको आप देखें, ये आप देख सकते हैं, भारत और चीन 2020 में इक्विटी FII प्रवाह प्राप्त करने वाले उभरते बाजारों में से एक थे।
ये बात वही है, घुमा फिरा कर दोनों स्टेटमेंट जो है वो एक ही बात को कह रहे हैं। उसके बाद जो तीसरा वाला स्टेटमेंट है, यहाँ नंबरिंग थोड़ी सी गलत है। तो नंबरिंग इसलिए गलत है क्योंकि ये दोनों स्टेटमेंट एक ही है। इसमें असल में ये जो पूरा प्रश्न है इसमें 3 ही स्टेटमेंट है। यहाँ आप इसका अंग्रेजी वर्जन देख लीजिए। ठीक, इन दोनों जो स्टेटमेंट है इनमें कोई फर्क नहीं है, तो इन्हें आप 2 ही समझिए। और उसके बाद जो तीसरा वाला है, इसीलिए नंबर 2 बार पड़ गया है। तीसरा वाला जो है उसको आप देखेंगे, सेवा क्षेत्र के निर्यात में तेजी और मांग में आई कमी। निर्यात में तेजी और मांग में आई कमी, इससे निर्यात की तुलना में आयात में कमी आई, ऐसे कहा गया। तो आपको ये देखकर बताना है कि ये जो 3 स्टेटमेंट है असल में इसमें सही कौन सा है। स्ट्रॉन्ग सर्विस एक्सपोर्ट एंड वीक डिमांड लीडिंग टू अ शार्पर कॉन्ट्रैक्शन इन इम्पोर्ट देन एक्सपोर्ट। कॉन्ट्रैक्शन मतलब क्या है, यहाँ संकुचन, सिकुड़न हो रही है। तो देखकर बताइए इसमें सही कौन सा है। ये क्वेश्चन नंबर 8 है और 3 स्टेटमेंट है और ये विकल्प है। देखिए इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा डी वाला। डी का मतलब ये हुआ कि नॉन ऑफ दीज, इसमें सही पूछ रहा था और कुछ भी सही नहीं। तीनों स्टेटमेंट अपनी जगह पे गलत है। प्रश्न ये है कि गलत क्यों है। तो आपूर्ति में वित्तीय वर्ष 2021 के लिए ग्रॉस वैल्यू एडेड की जो विकास दर है उसके बारे में अगर देखा जाए तो ये -7.2% रहने का अंदाजा है। यहां तक तो बात ठीक है, लेकिन वित्तीय वर्ष 2020 की अगर बात करें तो वहां पर ये 4.9 नहीं रही थी, बल्कि इसका डाटा था 3.9। यहां पे आके ये गलत हो जाता है, तो इसीलिए पहला वाला गलत है। इसके बाद दूसरे स्टेटमेंट को देखते हैं। उभरते बाजारों में भारत एकमात्र देश है, भारत एकमात्र देश है जिसे 2020 में इक्विटी के रूप में FII प्राप्त हुआ था, और यहां पर चीन का नाम साथ में चिपका दिया है, तो इसलिए ये गलत हो गया। इसीलिए दूसरा वाला, ये दोनों गलत हुआ, यहाँ पे आप देख सकते हैं। और तीसरे वाले को देखते हैं। तीसरे वाले में ये कहा गया था ना कि स्ट्रॉन्ग सर्विसेज एक्सपोर्ट एंड वीक डिमांड वाला, मतलब इसमें होता क्या है कि शार्पर कॉन्ट्रैक्शन इन इंपोर्ट एंड देन एक्सपोर्ट, इस प्रकार से बात की गई है। तो इसमें गलती क्या है, सेवा क्षेत्र में निर्यात में तेजी और मांग में कमी। निर्यात में तेजी और मांग में कमी से निर्यात यानी वाणिज्यिक निर्यात की अगर बात की जाए तो उसमें 21.2% की कमी, उसकी तुलना में आयात यानी वाणिज्यिक आयात में 39.7% की कमी जो है वो देखी जाती है। मतलब ये पूरा डाटा जो है वो डिस्टर्ब है। तो तीसरा वाला इसीलिए गलत हो गया और इसीलिए हम डी का चयन करते हैं, जिसमें ये कहा गया था कि कुछ भी सही नहीं। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 का डी हो जाएगा, तीनों स्टेटमेंट इसमें रॉन्ग थे। क्वेश्चन नंबर 9 में ये कहा गया है कि इनकरेक्ट ऑप्शन चूज करिएगा, और इकोनॉमिक सर्वे 2020-21 का ही यहाँ पे हवाला दिया गया है। तो फिजिकल डिफेक्ट दिया हुआ है, इसके अलावा इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन दिया है और फूड प्रोडक्शन दिया है। इसके अलग अलग आंकड़े हैं, इनको आपको देखना है। राजकोषीय घाटा या फिजिकल डिफेक्ट जो होता है ये सकल घरेलू उत्पाद का 3.4% यानी 3.4% ऑफ GDP। इसके बाद जो सेकेंड इसमें दिया है औद्योगिक उत्पादन, वो है -13.5%, यहाँ आप देख सकते हैं। और खाद्यान्न उत्पादन यानी फूड प्रोडक्शन की अगर बात करें तो ये 144.5 मिलियन टन, जिसे कि शॉर्टकट में MT भी कहा जाता है, उस हिसाब से दिया है। तो इकोनॉमिक सर्वे को आप बेस बनाइएगा और बताइए इसमें गलत क्या है। प्रश्न आप देख रहे हैं, इसका ए हो जाएगा आंसर, यानी पहला और दूसरा ये दोनों गलत हैं। इसे जरा साफ कर लेते हैं और यहाँ देखते हैं। ए वाले को हमने चुना है, इसका मतलब है कि ये दोनों ऊपर वाले गलत हैं, सिर्फ तीसरा इसमें सही है। तो गलत क्यों हुआ, देखिए राजकोषीय घाटा GDP का 3.5 है, यहाँ पे 3.4 दिया है, ये एक्चुअली कितना है 3.5। और औद्योगिक घाटा जो है उसकी बात की जाए तो ये -15.5 है, -15.5 है, 15.5%। और खाद्यान्न उत्पादन यहाँ पे ठीक है 144.5 मिलियन टन, वो सही है। तो फिलहाल हम ए वाले का चयन करते हैं और आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 को देखिए, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन रिलेटेड टू पर कैपिटा नेट नेशनल इनकम एंड फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। ये इकोनॉमिक सर्वे के ही आधार पे पूछा जा रहा है। तो देखिए इकोनॉमी के जो क्वेश्चन होते हैं, कॉन्सेप्ट तो उसमें होता ही है, लेकिन जो करंट अफेयर है काफी मायने रखता है। इसीलिए कहा जाता है कि जो यूनियन बजट है और इकोनॉमिक सर्वे है उसको आप चार्ट कर जाइएगा, मतलब उसकी जो समरी है, ऐसा नहीं कि पूरा आपको जो दस्तावेज है वो पढ़ना है, समराइज करके उसको एक बार पढ़ना जरूरी होता है, नहीं तो आप जो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है उनको भी नहीं हल कर पाएंगे। ठीक है, तो इसमें प्रश्न क्या पूछा गया है देखते हैं। सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन रिलेटेड टू पर कैपिटा नेट नेशनल इनकम। अब यहाँ जो बेस है वो इकोनॉमिक सर्वे है, नीचे जो विकल्प दिए हैं उनको आप देख लीजिएगा। 2 चीजें पूछी गई हैं, एक तो प्रति व्यक्ति निवल राष्ट्रीय आय पूछी गई है और दूसरा विदेशी मुद्रा भंडार के बारे में पूछा गया है। तो यहाँ दोनों दिया है, इसे आप देख सकते हैं। 1,26,968 रुपए ये है क्या, प्रति व्यक्ति निवल राष्ट्रीय आय। और उसके बाद यहाँ पर विदेशी मुद्रा भंडार की अगर बात की जाए तो वो $586.1 बिलियन है। इसके नीचे आप देख रहे हैं 1,26,986, यहाँ ध्यान से डाटा देखिएगा। और उसके साथ जो विदेशी मुद्रा भंडार है उसकी बात की जा रही है, तो उसे आप देख रहे हैं $568.1 बिलियन। और ऐसे ही 1,26,698 और $568.4 बिलियन। डी वाला जो है वो किसी काम का नहीं है, मतलब काम का तब होगा जब आप उसे चुनेंगे। तो बताइए इसमें से कौन सा होगा।
और इसे अगर देखा जाए, ये प्रश्न संख्या 10 है, तो इसका ए वाला सही हो जाएगा, मतलब ऊपर वाला ही ठीक था। ये आप देख सकते हैं 1,26,968 रुपए और एक ये 586.1 बिलियन डॉलर जो है, ये वाला विकल्प सही। ए को हम चुनते हैं और तुरंत आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 को देखिएगा। अरेंज द फॉलोइंग सेक्टर्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर बेस्ड ऑन शेयर ऑफ 3 प्रोड्यूसिंग सेक्टर इन ग्रॉस वैल्यू एडेड एट करंट प्राइसेस। मतलब 2019 टू 2020 की बात की जा रही है। यहाँ ये कहा जा रहा है कि निम्नलिखित क्षेत्रों को आपको अवरोही क्रम में लगाना है और यहाँ ब्रैकेट में दे रखा है कि चालू मूल्यों पर ग्रास वैल्यू एडेड में तीनों उत्पादक क्षेत्रों के योगदान के आधार पर आपको ऐसा करना है। जब भी आपको कहा जाता है कि असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कीजिए, तो वहां पर आपको ये देखना पड़ता है कि किस बेसिस पर आपको अरेंज करना है। तो यहाँ बता दिया गया, फिलहाल देखकर बताइए। प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी और टर्शियरी दिया हुआ है। अरेंजमेंट कौन वाला सही है? और इसमें अगर आपको परसेंटेज मालूम होगा तो बहुत आराम से आप अरेंज कर लेंगे। इसका जो अरेंजमेंट है वो सी वाला होगा। सी का मतलब ये है कि तीसरा, दूसरा और पहला ये एक क्रम से उलट देंगे तो अवरोही क्रम में, यानी जो डिसेंडिंग ऑर्डर है उसमें अरेंज हो जाएगा। जो प्राइमरी सेक्टर है उसकी बात करें तो 20.3%, प्राइमरी सेक्टर का कितना है? 20.3% है। और वैसे ही अगर द्वितीय क्षेत्र यानी सेकेंडरी जो सेक्टर है उसकी बात करते हैं तो 24.7% है यहाँ डाटा। और टर्शियरी सेक्टर की अगर बात करें तो 55.1% है। इस प्रकार से आप देख रहे हैं, ठीक, ये वाला डाटा है। 55% है एक्चुअली, इसे आप देख सकते हैं। मतलब 20.3, 24.7 और 55, इस प्रकार से हमने देखा। तो इसका अरेंजमेंट आप जानते हैं किस प्रकार से होगा। मतलब ये सबसे बड़ा है, उसके बाद ये, फिर ये, तो इसका सी वाला सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, 12वें प्रश्न को देख लेते हैं। इसमें ये पूछा जा रहा है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग 2 प्रोड्यूसिंग सेक्टर ऑफ इकोनॉमी द ग्रोथ इज पॉजिटिव इन जीवीए। मतलब अर्थव्यवस्था के निम्नलिखित उत्पादक क्षेत्रों में से जीवीए में किन 2 क्षेत्रों में वृद्धि धनात्मक है। जो वृद्धि है उसको धनात्मक और ऋणात्मक दोनों तौर पे लेते हैं। तो यहाँ पे धनात्मक वृद्धि की बात पूछी जा रही है और इसमें जो आधार बनाया गया है वो क्या है? 2011-12 के स्थिर मूल्यों के आधार पे, बेस्ड ऑन बेसिक प्राइसेस ऑफ 2011-12। अब आप बताइए इसमें से, यहाँ पे एग्रीकल्चर है, फॉरेस्ट्री है और फिशिंग है, इसके बाद माइनिंग और क्वेरिंग है, इसके बाद आप मैन्युफैक्चरिंग को देख रहे हैं और लास्ट वाले को देखिएगा इलेक्ट्रिसिटी, गैस, वाटर सप्लाई एंड अदर यूटिलिटी सर्विसेज। तो आप बताइए इसमें से कौन सा जो धनात्मक वृद्धि वाले 2 क्षेत्र हैं। 2 क्षेत्रों की बात हो रही है और ये रहे विकल्प। इसमें अगर देखा जाए तो इसका डी हो जाएगा। डी का मतलब यह है कि पहला और चौथा, पहला और चौथा ये दोनों जो है यहाँ पे धनात्मक वृद्धि को दर्शाते हैं। कैसे? कृषि, वानिकी और मत्स्यिकी, ये वाला जो सेक्टर है, मतलब यहाँ पर बात हो रही है एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री और फिशिंग की, तो इसमें 3.4% ये पॉजिटिव ग्रोथ है। इसके बाद अगर आप बात करें इसमें जो खनन और उत्खनन वाला क्षेत्र है, मतलब माइनिंग वाला सेक्टर है, उसकी बात करें तो उसमें -12.4% है, यानी नेगेटिव है। और मैन्युफैक्चरिंग वाले सेक्टर को अगर आप देखें तो वहाँ पे -9.4% है। इलेक्ट्रिसिटी, गैस, वाटर सप्लाई एंड अदर यूटिलिटी सर्विसेज, इसका है 2.7। तो इसमें जो पॉजिटिव वाले हैं वो सिर्फ 2 हैं, पहला और चौथा, इसीलिए हमने डी को चुना है। इसके बाद नेक्स्ट 13 को देखिए। यहाँ कहा गया कि अप्रैल से लेकर दिसंबर 2020-21 के दौरान, ये जो समय था, इसमें भारत सरकार की कुल प्राप्तियां और कुल खर्च प्रतिशत में बताइए। ये बजट अनुमान 2020-21 है, उसी के रिस्पेक्ट में आपको देखना है। तो नीचे दिया है 50%, 75%, 45, 55, 40 और 60 या नॉन ऑफ दीज। आप देख लीजिए और बताइए। और इसमें अगर हम देखें ध्यान से तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ए हो जाएगा। ए का मतलब ये हुआ कि 50% और 75%। मतलब भारत सरकार की जो कुल प्राप्तियां हैं वो, अगर इसको रुपए में आप देखें, यहाँ तो प्रतिशत में दिया है, अगर रुपए में देखें तो ये करीब 11,21,678 करोड़ रुपए इस हिसाब से दिखाई देती। मतलब बजट अनुमान 2020-21 के हिसाब से उसका जो है ये 50% होता है। तो यहाँ परसेंटेज में ही दिया हुआ था और आंकड़ा आपको याद भी नहीं करना है, यहाँ परसेंटेज ही याद करना है। और भारत सरकार का जो कुल खर्च था वो करीब 22,80,147 करोड़ के हिसाब से अनुमान लगाया गया था। तो ये बजट अनुमान जो था इसका 75% होता है, मतलब आमदनी 98 और खर्चा रुपया। तो इसमें जो ए वाला है वो सही होता है। आगे चलते हैं। इसमें अगर आप देखें तो केंद्र सरकार को प्राप्त होने वाले करों, यानी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स, दोनों की बात हो रही है, उसके योगदान के संबंध में सही विकल्प का आपको चयन करना है। तो नीचे कॉर्पोरेशन टैक्स दिया है 29%, यहाँ पर बजट को बेस बनाया गया है, लेटेस्ट वाला। तो देखिए यहाँ लेटेस्ट वाला क्या है, पिछले साल का बजट है। तो निगम कर जो है ये 29%, यानी कॉर्पोरेशन टैक्स 29%, इनकम टैक्स को अगर आप देखें तो 28%, जीएसटी यानी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स जो है वो 26%, और यूनियन एक्साइज ड्यूटीज की अगर बात करें तो 11%, यानी केंद्रीय उत्पाद शुल्क जो है वो 11% है। तो आप ये बताइए कि इसमें से कौन सा सही है। 14वें प्रश्न को आपने देखा, देखिए इसका डी हो जाएगा। केंद्रीय उत्पाद शुल्क का जो 11 दिया हुआ है वही सही है। इसमें अगर प्रत्यक्ष कर की बात की जाए तो प्रत्यक्ष कर टोटल कितना होता है 55%,
और निगम कर को अगर देखें तो ये 28%, आयकर को देखें तो 26%, अप्रत्यक्ष कर यानी इनडायरेक्ट टैक्स को देखें तो ये 45% है, जीएसटी जो है वो 29% है, यहाँ 26 दे रखा है, और जो केंद्रीय उत्पाद शुल्क है यानी एक्साइज ड्यूटी की अगर बात की जाए तो वो 11% है, जो कि बिल्कुल ठीक है और इसीलिए हमने डी को चुना है। आगे चलते हैं। इसके बाद 15वें क्वेश्चन को देख लेते हैं। यहाँ पर एक तरफ एजेंसीज के नाम दिए हैं और दूसरी तरफ प्रोजेक्टेड ग्रोथ रेट जो परसेंटेज में है वो दे रखी है। तो इसे एक एक करके देखते हैं। आरबीआई है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है और वर्ल्ड बैंक है, तीन बड़ी बड़ी संस्थाएं। तो इनके बारे में अनुमानित वृद्धि दर जो है ये दी हुई है और इसे आप देख रहे हैं 5.7% उसके बाद इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की अगर बात की जाए तो -10.3% और वर्ल्ड बैंक की अगर बात करें तो -9.3%। आपको ये बताना है कि इसमें कौन सा सही है, ये पहले से मैच किया हुआ है, इसमें से आपको सही ढूंढना है। भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि के बारे में अलग अलग संस्थाओं के द्वारा लगाया गया अंदाजा है। इसमें हमारा आरबीआई क्या कहता है, इसके अलावा जो यहाँ वर्ल्ड बैंक है वो क्या कहता है, और जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी आईएमएफ है उसका क्या कहना है, देख लीजिए। और इसका जो करेक्ट आंसर है 15वें का वो हो जाएगा बी वाला। बी का मतलब ये हुआ कि इसमें सिर्फ दूसरा सही है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का जो कहा गया है 10.3 वो सही है और बाकी जितने हैं वो इसमें गलत है। सही का हमें अंदाजा लगाना था। तो देखिए इसमें अगर देखा जाए आरबीआई का तो -7.5, ये 5.7 नहीं बल्कि 7.5 होगा, इसीलिए पहला वाला गलत है। और वर्ल्ड बैंक का गलत क्यों है, तो वर्ल्ड बैंक का -9.6 होगा, यहाँ पे 9.3 दिया हुआ है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का बिल्कुल ठीक है, तो इसीलिए हमने बी को चुना है। और आगे चलते हैं। 16वें क्वेश्चन को देखिए। यहाँ ये कहा गया कि इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2020 जो है उसकी गणना दो क्षेत्रों यानी इनेबलर्स और परफॉर्मेंस के क्षेत्र में अर्जित स्कोर का औसत निकालकर की जाती है। मतलब दो अलग अलग सेक्टर्स हैं, उसमें रिसर्च किया जाता है, स्टडी की जाती है और उसके आधार पर जो स्कोर प्राप्त होता है उसका एवरेज निकाला जाता है और उसी के आधार पर जो इनोवेशन इंडेक्स है इंडिया का वो डिसाइड होता है। इसके बाद ये कहा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व, अब यहाँ पे आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन सा तत्व इनेबलर्स में संबंधित नहीं है और निम्नलिखित में से कौन सा तत्व परफॉर्मेंस से संबंधित है। ध्यान दीजिएगा, इनेबलर्स से संबंधित नहीं है और परफॉर्मर्स या जो परफॉर्मेंस है उससे जुड़ा हुआ है। मतलब दो चीजें पूछी जा रही हैं, इसीलिए नीचे पेयर दिया हुआ है। तो ह्यूमन कैपिटल और इन्वेस्टमेंट है, नॉलेज वर्कर्स एंड बिजनेस एनवायरनमेंट है, नॉलेज आउटपुट एंड नॉलेज डिफ्यूजन है, या नॉन ऑफ दीज का भी ऑप्शन है, आप देख कर बता सकते हैं। और इसे अगर देखा जाए तो इसका सी हो जाएगा, नॉलेज आउटपुट एंड नॉलेज डिफ्यूजन। ये वाला जो सिस्टम है ये इसमें सही होता है। कहने का मतलब ये है कि कौन, इसमें पूछा गया था ना कि कौन सा तत्व इनेबलर्स में संबंधित नहीं है, नॉट रिलेटेड टू इनेबलर्स। तो यहाँ पे नॉलेज आउटपुट जो है वो इससे जुड़ा हुआ नहीं है। और उसके बाद ये पूछा गया था कि विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज रिलेटेड टू परफॉर्मेंस। तो रिलेटेड टू परफॉर्मेंस कौन सा है, नॉलेज डिफ्यूजन है। आगे चलते हैं, इसका हमारा सी वाला सही था। प्रश्न संख्या 17 को देखिए। प्रश्न संख्या 17 में कहा जा रहा है कि चूज द करेक्ट ऑप्शन रिलेटेड टू स्कोर ऑफ स्टेट इन इंडिया इनोवेशन इंडेक्स। मतलब भारतीय नवाचार सूचकांक 2020 में राज्यों के स्कोर के बारे में आपको सही विकल्प का चयन करना है। तो इसमें कहा जा रहा है कि महाराष्ट्र हैज सिक्योर फर्स्ट प्लेस इन द इंडेक्स। मतलब ये जो इंडेक्स है इसमें महाराष्ट्र को पहला स्थान प्राप्त हुआ है, कर्नाटक जो है वो सेकेंड है, तमिलनाडु जो है वो थर्ड है और छत्तीसगढ़ जो है वो यहाँ पे लास्ट प्लेस पर है। मतलब जो अंतिम स्थान है, अंतिम पायदान है वहां पर मौजूद। और इसे अगर ध्यान से देखें तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो इसमें सी वाला है। सी का मतलब ये हुआ कि ये जो तमिलनाडु के बारे में दिया हुआ है, तमिलनाडु है सिक्योर थर्ड प्लेस इन इंडेक्स। इस इंडेक्स में तमिलनाडु को तृतीय स्थान प्राप्त हुआ है, बाकी सभी गलत है। कर्नाटक ने 42.50 का जो स्कोर है उसको प्राप्त किया था और इसको फर्स्ट पोजीशन प्राप्त हुई है, ये पहले स्थान पर है। महाराष्ट्र जो है वो सेकेंड पोजीशन पे है, इसको 38.03 का स्कोर प्राप्त हुआ था। और तमिलनाडु को आप देख ही रहे हैं कि वो तीसरा है। और बिहार राज्य जो है वो 14.48, यहाँ ध्यान दीजिएगा बिहार का उल्लेख नहीं किया गया, 14.48% के साथ, मतलब ये स्कोर है परसेंटेज नहीं है, तो 14.48 के स्कोर के साथ सूचकांक में सबसे एकदम अंतिम वाला जो पायदान है वहां पर मौजूद है। आगे बढ़ते हैं, इसका सी वाला सही था सिर्फ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 को देखिए। सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन रिलेटेड टू करप्शन परसेप्शन इंडेक्स। यहाँ पर जो करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2020 है ये ब्रिक्स कंट्रीज के जद में या उसके अंडर में निकाला जाता है। तो उसके बारे में आपको देखना है, देशों के स्थान असल में दिए हुए हैं। मतलब एक तरफ देश का नाम दिया है और दूसरी तरफ उनकी जो इस इंडेक्स में रैंकिंग है वो दी हुई है। अब ये पहले से मैच है, आपको ये बताना है कि इसमें सही कौन सा है। भ्रष्टाचार बोध सूचकांक इसको कहा जाता है, यानी इसे आप अंग्रेजी में कहते हैं करप्शन परसेप्शन इंडेक्स। देख लीजिए, भारत, चीन, रूस, ब्राजील इस प्रकार से दिया है और इनकी रैंकिंग दे रखी है, नीचे विकल्प मौजूद है। और इसका जो करेक्ट आंसर है वो ए हो जाएगा। ए का मतलब ये है कि पहला और दूसरा इसमें सही है, भारत और चीन का जो स्थान है, लेकिन बाकी जो दो हैं वो गलत है। रूस का 129वां स्थान है, ब्रिक्स देशों के बीच में ये आंकड़ा जारी किया गया है, तो रूस का 129वां स्थान है। और ब्राजील को अगर देखें तो ये 94वीं रैंक जो है उसको प्राप्त किया हुआ है।
दक्षिण अफ्रीका का अगर देखा जाए तो 69वां स्थान है। इस प्रकार से ब्रिक्स देशों में हम देख सकते हैं। बाकी भारत और चीन का आपने देखा ही। इसके बाद प्रश्न संख्या 19 को देखिए। यहां पर लोवेस्ट अमाउंट के बारे में पूछा जा रहा है। द लोवेस्ट अमाउंट हैज बीन एलोकेटेड फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्टर इन द यूनियन बजट 2021-22, मतलब ये जो लेटेस्ट वाला है। केंद्रीय बजट 2021-22 में निम्नलिखित में से किस सेक्टर के लिए सबसे कम राशि, सबसे कम धनराशि जो है वो आवंटित की गई थी? तो ये डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट है, प्लानिंग एंड स्टैटिस्टिक है, या फिर कॉमर्स एंड ट्रेड है, या नॉन ऑफ दीज है। कहने का मतलब पूर्वोत्तर का विकास, योजना और सांख्यिकी, वाणिज्य और उद्योग, या इसमें से कोई नहीं। बताइए। और प्रश्न संख्या 19 जो है इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। बी का मतलब यह है कि प्लानिंग एंड स्टैटिस्टिक, ये जो सांख्यिकी वाला और प्लानिंग वाला एरिया है, इसके लिए सबसे कम बजट राशि जो है वो आवंटित की गई थी। पूर्वोत्तर के विकास के लिए करीब 2,658 करोड़ रुपए। वैसे ही योजना और सांख्यिकी के लिए अगर देखा जाए तो 2,472 करोड़, और वाणिज्य और उद्योग के लिए बहुत ज्यादा, मतलब कितना, तो 34,623 करोड़। तो यहाँ सबसे ज्यादा किसके लिए था? वाणिज्य और उद्योग के लिए था। तो ये भी हो सकता है कि सबसे ज्यादा वाला पूछ ले, तो यहाँ पर आप सी वाले को चुनते। फिलहाल इसका बी सही है। 20वें को देखिए। अरेंज द फॉलोइंग इन डिसेंडिंग ऑर्डर बेस्ड ऑन अमाउंट एलोकेटेड इन द यूनियन बजट 2021-22, मतलब बजट 2021-22 के लिए आवंटित की गई जो राशि है उसके आधार पर आपको यहाँ डिसेंडिंग ऑर्डर में ये जो चीजें दे रखी हैं, सेक्टर दे रखे हैं, इनको अरेंज करना है। तो पेंशन है, इसके अलावा जो रूरल डेवलपमेंट है वो इसमें है, और एजुकेशन है। आप अरेंज करके देखिए, सबसे बड़ा वाला सबसे पहले और सबसे छोटा वाला सबसे बाद में, यही होता है डिसेंडिंग ऑर्डर। तो 20वें को अगर आप देखें तो इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। सी का मतलब ये हुआ कि इसमें दूसरा, पहला और तीसरा ये इसका सही क्रम है। कैसे? तो शिक्षा के क्षेत्र में अगर आप देख रहे हैं तो 93,224 करोड़ रुपी इतना होगा। पेंशन के सेक्टर में अगर आप देखें तो 1,89,328 करोड़, और रूरल डेवलपमेंट को अगर आप देखें तो उसमें 1,94,633 इस प्रकार से होता है। तो इसी हिसाब से हमने इसे अरेंज किया है। इसके बाद आगे चलते हैं, 21 को देख लेते हैं। अरेंज द फॉलोइंग सब्सिडीज इन असेंडिंग ऑर्डर। अभी तक हमने डिसेंडिंग ऑर्डर में बहुत सारे को अरेंज किया है, अभी यहाँ पर असेंडिंग ऑर्डर है, यानी आरोही क्रम में आपको अरेंज करना है। सबसे कम वाला सबसे पहले और सबसे ज्यादा वाला सबसे बाद में। बेस्ड ऑन अमाउंट एलोकेटेड टू मेजर सब्सिडीज गिवन इन यूनियन बजट 2021-22, यहाँ पर बेस बनाया गया है यूनियन बजट 2021-22 को, और उसमें जो एलोकेशन यहाँ पे मेजर सब्सिडीज का किया गया था उसी को आधार बना के हमें देखना है। तो यहाँ आप देख सकते हैं फर्टिलाइजर है, फूड है, पेट्रोलियम है, यही 3 है, और इन्हें आपको अरेंज करना है। देखकर बताइए। तो 21 जो आप देख रहे हैं इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। बी का मतलब ये हुआ कि इसमें तीसरा, पहला और दूसरा ये वाला जो अरेंजमेंट है ये परफेक्ट है। कैसे? तो जो केंद्रीय बजट है उसके हिसाब से अगर सब्सिडी देखी जाए तो उर्वरक में करीब 79,530 करोड़ हो जाएगा। खाद्य वाला जो क्षेत्र है यानी फूड की बात की जा रही है तो उसमें अगर आप देखें तो 2,42,836 करोड़ हो जाएगा, और पेट्रोलियम में मात्र 12,995 यानी 12,995 करोड़ रुपए इस प्रकार से हम देखते हैं। तो ये सब्सिडी का अमाउंट है और उसी हिसाब से आरोही क्रम में आपको अरेंज करना था, यानी सबसे कम वाला सबसे पहले रखना था। आगे चलते हैं, 22 को देख लेते हैं। अरेंज द फॉलोइंग प्रोग्राम्स इन असेंडिंग ऑर्डर। यहाँ पर जो प्रोग्राम है उनको आपको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, लेकिन बेसिस क्या है? तो बेस्ड ऑन अमाउंट एलोकेटेड इन यूनियन बजट, मतलब किस प्रोग्राम के लिए या किस योजना के लिए कितनी धनराशि आवंटित की गई है उसी को आधार बनाकर, यहाँ बजट में जो धनराशि आवंटित की जाती है उसी की बात की जा रही है। तो उसके आधार पर आपको प्रोग्राम्स को जो असेंडिंग ऑर्डर है, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। सबसे कम राशि वाला जो प्रोग्राम है उसको सबसे पहले रखना है, और सबसे ज्यादा जिसके लिए अमाउंट निर्धारित किया गया है उसको सबसे बाद में रखना है। तो यहाँ पर प्रधानमंत्री महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम यानी मनरेगा की बात हो रही है तो उसको रखा गया है। उसके अलावा नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम है यानी राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम है, और अम्ब्रेला प्रोग्राम फॉर डेवलपमेंट ऑफ माइनॉरिटीज, मतलब जो अल्पसंख्यक लोग हैं उनके विकास के लिए अम्ब्रेला कार्यक्रम। ये 3 योजनाएं हैं। तो आप बताइए कि बजट आवंटन किसके लिए कितना हुआ है, और उसी के आधार पे असेंडिंग ऑर्डर में से अरेंज करिए। क्वेश्चन नंबर 22, और क्वेश्चन नंबर 22 का जो करेक्ट आंसर है इसमें ध्यान से आप देख लीजिए, पहले सी वाला हो जाएगा। सी का मतलब यह है कि तीसरा, दूसरा और पहला ये अरेंजमेंट इसमें परफेक्ट है असेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है, महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी कार्यक्रम, इसके लिए 73,000 करोड़ रुपए इतना आवंटन बजट में किया गया है। और राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम यानी नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम की अगर बात करें तो उसके लिए 9,200 करोड़ रुपए यानी 9,200 करोड़। और अम्ब्रेला प्रोग्राम फॉर डेवलपमेंट ऑफ माइनॉरिटीज, ये वाला जो प्रोग्राम है इसके लिए मात्र 1,564। तो इसीलिए तीसरे वाले को सबसे पहले, उसके बाद दूसरा, और उसके बाद अगर आप देखें तो पहला। मनरेगा के लिए सर्वाधिक। आगे चलते हैं, इसके बाद 23वें प्रश्न को देख लेते हैं। अरेंज द फॉलोइंग प्रोग्राम इन डिसेंडिंग ऑर्डर। पीछे हमने असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया है, अभी हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है।
तो यहाँ केंद्रीय बजट का जो आवंटित धनराशि है उसी के आधार पर इसे अरेंज करना है, जैसे पीछे किया था। तो प्रधानमंत्री आवास योजना, बस पीछे वाले में और इसमें फर्क यह है कि यहाँ पर डिसेंडिंग ऑर्डर है, मतलब जिस योजना को ज्यादा राशि आवंटित की गई है, सबसे ज्यादा, वो सबसे पहले रहेगी। तो यहाँ पे प्रधानमंत्री आवास योजना का नाम दिया है, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना है और प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना है। अरेंज करके देखिए कि किसको कितना बजट या कितना पैसा दिया गया है या आवंटित किया गया है। और 23 को आप ध्यान से देखिएगा, इसका जो करेक्ट आंसर है वो ए हो जाएगा, यानी ये पहले से ही अरेंज है, हमें कुछ करना ही नहीं था। मतलब ये है कि प्रधानमंत्री आवास योजना को अगर हम देखें तो इसके लिए जो बजट एलोकेशन है वो 27,500 करोड़ है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के लिए 15,000 करोड़ रुपए है, ये बजट आवंटन है। और प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना को अगर देखें तो 11,588 करोड़ रुपए इसके लिए आवंटित किया गया है। तो इसका ए वाला सही है, ये पहले से अरेंज है। क्वेश्चन नंबर 24 को देखते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं, हाउ मच अमाउंट हैव बीन एलोकेटेड टू राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान एंड द श्यामा प्रसाद मुखर्जी रर्बन मिशन। रर्बन मिशन मतलब ये रूरल और अर्बन का मिक्सचर है। तो ये वाला मिशन अंडर द यूनियन बजट 2021-22, मतलब इन दोनों के लिए कितना आवंटन किया गया है। दो प्रोग्राम के बारे में, दो योजनाओं के बारे में यहाँ कहा जा रहा है। एक तो राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान है, पुराना है, पहले का जो प्रीवियस पॉलिसीज होती है या पीछे की योजनाएं होती हैं उनसे भी प्रश्न बनता है अगर वो वर्तमान में क्रियान्वित हो रही हैं तो राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान और श्यामा प्रसाद मुखर्जी रर्बन मिशन जो है, इन दोनों के लिए कितनी राशि आवंटित की गई है, नीचे विकल्प दिया है, जरा देखकर बताइएगा। और इसे अगर देखा जाए तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो डी हो जाएगा। इसमें से कुछ भी सही नहीं है, जितने विकल्प हैं सब निकम्मे हैं। तो सही क्या है? सही ये है कि जो राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान है उसके लिए 661 करोड़, ठीक है, ये जो राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान है इसके लिए 661 करोड़ और श्यामा प्रसाद मुखर्जी रर्बन मिशन जो है उसके लिए 600 करोड़, इतना बजट में आवंटन किया गया। आगे बढ़ते हैं, इसका डी वाला सही था। क्वेश्चन नंबर 25 को देखते हैं और इसमें कहा जा रहा है कि सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। प्राइमरी सेक्टर है, सेकेंडरी सेक्टर है और टर्शियरी है, मतलब किस सेक्टर में क्या आता है ये आपको पता होना चाहिए। तो जो प्राथमिक क्षेत्र है उसमें कृषि, वानिकी और मत्स्यन यानी एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री और फिशिंग आता है। इसके अलावा सेकेंडरी सेक्टर को अगर हम देखें तो वहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर सप्लाई, ये सब आता है। टर्शियरी सेक्टर को अगर देखें तो ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन और बैंकिंग वाला जो पूरा प्रोफार्मा है वो इसके अंतर्गत आता है। तो इसमें से सही कौन सा है? सभी सही हो सकते हैं या कोई एक ही सही हो सकता है? देख लीजिए और बताइए। और 25 को अगर देखें तो इसमें जितने हैं वो सभी सही है, कोई समस्या नहीं है। वैसे भी देखकर मालूम हो रहा है इसमें प्राइमरी सेक्टर में ये सब आते हैं, ये सेकेंडरी वाले हो गए, ये टर्शियरी वाले हो गए, तो इसमें जितने हैं वो सब सही। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 को देखते हैं। सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन रिलेटेड टू ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। मानव विकास सूचकांक के बारे में यहाँ पर 3 स्टेटमेंट है, सही कौन सा है ये आपको देखना है। तो जो फर्स्ट स्टेटमेंट है उसमें कहा जा रहा है कि यह 1 से 10 के बीच के स्कोर पर आधारित होता है। इट इज बेस्ड ऑन, यहाँ आप देख लीजिए, इट इज बेस्ड ऑन अ स्कोर बिटवीन 1 and 10। उसके बाद जो सेकंड स्टेटमेंट है उसमें कहा जा रहा है कि जिस देश के सूचकांक का सांख्यिकी मान जितना ज्यादा होता है, मतलब अंक की मात्रा जितनी ज्यादा होगी, वह देश मानव विकास सूचकांक में श्रेणी में उतना ही अधिक ऊपर होता है। मतलब जितनी ज्यादा आगे की रैंकिंग आपको प्राप्त होगी उतना ही ज्यादा आप तरक्की कर रहे होंगे, ऐसा इसमें कहा गया है। और थर्ड वाले स्टेटमेंट में यह बोला जा रहा है कि वर्ष 1990 में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा मानव विकास सूचकांक को प्रस्तुत किया गया। मतलब ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स वाज प्रेजेंटेड बाय यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम इन 1990। तो आप देखकर बताइए कि ये जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है इसके बारे में सही कौन सा है। प्रश्न आप पूरा देख रहे हैं और ये इसके विकल्प हैं। इसमें अगर देखा जाए तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो बी हो जाएगा, मतलब पहले को छोड़कर बाकी दोनों सही है। सिर्फ पहला वाला गलत है जिसमें कि इसका रेंज बताया गया है कि इस रेंज के बीच में ये स्कोर होता है, ठीक है। यहाँ पर जो इसका विकल्प है वो कौन सा होगा? बी वाला हो जाएगा, दूसरा और तीसरा। देखिए इसमें जो मानव विकास सूचकांक है वो 0 से 1 के बीच के स्कोर पर आधारित होता है, मतलब 0 से लेकर 1 के बीच का जो स्कोर होता है उस पर डिसाइड होता है, ठीक है। यहाँ अगर आप देख रहे हैं, और यहाँ इंडेक्स वैल्यू का मतलब रैंकिंग से नहीं है, ऐसा नहीं कि आप ये समझिएगा कि 1 से लेकर आगे जब रैंक बढ़ती है तो उसमें ये होता है ना कि बाद वाली रैंकिंग अच्छी नहीं होती है। जैसे आप सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन दे रहे हैं, आप टॉप 10 में आना चाहते हैं, आपको बाद वाली रैंकिंग नहीं चाहिए होती है, क्योंकि आप जानते हैं कि बाद वाली रैंकिंग का मतलब ये है कि पोस्ट अच्छी नहीं मिलेगी। तो वैसे ही यहाँ भी है, रैंकिंग की बात नहीं हो रही है, यहाँ वैल्यू की बात हो रही है। और वैल्यू जो डिसाइड होती है उसके लिए जो स्कोर होता है वो 1 से 10 के बीच में नहीं होता है, बल्कि 0 से 1 के बीच में होता है। तो पहला वाला गलत है, बाकी दोनों सही है और इसीलिए हम बी का चयन करते हैं। इसके बाद अगले प्रश्न को देखते हैं। यहाँ पर 27 नंबर का जो क्वेश्चन है उसे आप देख रहे हैं। वर्ष के किस महीने में राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है? उसकी डेट आपको बतानी है, मतलब महीने का यहाँ जिक्र करना है। और राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था वो आपको बताना है, यानी महीना और वर्ष यहाँ पर चुनना है। नीचे दिया हुआ है जून 2000, जुलाई 2005, जून 2002 और नॉन ऑफ दीज, कौन सा होगा?
और इसमें अगर देखा जाए तो आप जानते हैं कि राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस यानी नेशनल स्टैटिस्टिक डे ये मनाया जाता है 29 जून को, यानी 29 जून को। और नेशनल स्टैटिस्टिक कमीशन की स्टैब्लिशमेंट हुई थी 1 जून 2005 में, दोनों जून में ही हुआ था, तो यहाँ याद रखना आसान है। और इसका जो करेक्ट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा, इसमें नॉन ऑफ दीज हो जाएगा। मतलब आप ध्यान से देखिए, इसमें कोई भी विकल्प ऐसा नहीं है जो कि सही मैच करता हो। एग्जैक्ट इसका आंसर क्या होगा, 29 जून को मनाया जाता है राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस। और इसमें अगर आप देखें कि सांख्यिकी आयोग का गठन कब किया गया, तो उसकी जो डेट है वो 1 जून 2005 की है, ये भी जून में ही हुआ था, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 को देखते हैं। अरेंज द फॉलोइंग प्लान इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, यहाँ पे आपको कालानुक्रम में व्यवस्थित करना है। बेस्ड ऑन ईयर ऑफ पब्लिकेशन, मतलब ये जो प्लान है इनका पब्लिकेशन जिस वर्ष में हुआ है उसी के आधार पे आपको पहले वाला कौन सा है, बाद वाला कौन सा है, ऐसे अरेंज करना है। तो गांधीवादी प्लान है, पीपुल्स प्लान है और सर्वोदय प्लान है। अरेंज करके देखिए। इसके लिए आपको इन योजनाओं का वर्ष पता होना चाहिए। और आप जानते हैं कि जो गांधीवादी योजना है या गांधीवादी प्लान है, गांधीयन प्लान जिसे कहा गया है, ये 1945 का है, माफ कीजिएगा 1944 का है एग्जैक्टली। ठीक, माफी चाहूंगी यहाँ पे। जो गांधीवादी योजना है वो 1944 की है। जन योजना को अगर आप देखें तो वो 1945 की। ये वाला जो है पीपुल्स प्लान, ये 1945 का है, सब 19 वाले हैं। और उसके बाद सर्वोदय योजना को अगर आप देखें तो ये 30 जनवरी, इसकी एग्जैक्ट डेट आप याद रखिएगा, 30 जनवरी, ध्यान से देखिएगा, 30 जनवरी 1950। इस प्रकार से ये बहुत पुरानी योजनाएं हैं, तो इनका इसीलिए यहाँ पर क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर पूछा गया है। आगे चलते हैं, तो इसमें जो करेक्ट आंसर है वो कौन सा होगा, देखकर बताइए। जितनी भी डेट है उसे आपने देख लिया, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ए हो जाएगा, यानी ये पहले से ही अरेंज है, कुछ करना नहीं था यहाँ पे आपको। आगे बढ़ते हैं, मतलब सबसे पुराना इसमें कौन है, गांधीयन प्लान है, उसके बाद तब है पीपुल प्लान, और सबसे लेटेस्ट वाला इसमें इन सभी में सर्वोदय है। क्वेश्चन नंबर 29 को देखिएगा। सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। यहां पर कहा गया कि सेकेंड 5 ईयर प्लान, इसके अंतर्गत 14 वाणिज्यिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया, नेशनलाइजेशन ऑफ 14 कॉमर्शियल बैंक्स। इसके बाद जो सेकंड स्टेटमेंट है यहाँ पे करेक्ट आपको चूज करना है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर कहा गया कि थर्ड जो 5 ईयर प्लान था, मतलब जो तृतीय पंचवर्षीय योजना थी, उसमें एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम चलाई गई। और फिफ्थ जो 5 ईयर प्लान था उसमें अंडरग्राउंड न्यूक्लियर टेस्टिंग वाला जो फंडा है वो दिखाई देता है। मतलब कौन सी पंचवर्षीय योजना में कौन सी महत्वपूर्ण क्रिया हुई थी या घटना हुई थी, उसको आपको इसमें देखना है। बताइए इसमें से सही कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 29। और 29 को आप देख रहे हैं, इसमें कुछ भी सही नहीं है, जितने हैं सबके सब गलत है, इसीलिए हम नॉन ऑफ दीज को चुनते हैं। तो फिर सही क्या है, सही अगर देखा जाए इसमें, यहाँ अगर आप देखें तो चौथी जो पंचवर्षीय योजना है, यहाँ दे रखा है ना द्वितीय, तो जो चौथी पंचवर्षीय योजना थी उसमें 14 वाणिज्यिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया जाता है, रोजगार गारंटी योजना आती है, और उसके साथ साथ अगर देखें तो जो भूमिगत नाभिकीय परीक्षण है उसकी बात की जाती है। ये सब जो मामले हैं ये फोर्थ 5 ईयर प्लान का हिस्सा है, और यहाँ पर इन्हें बांट दिया है, तो इसीलिए सब गलत हो गया। इसके बाद 30वें नंबर के प्रश्न को देखते हैं। यहाँ कहा जा रहा है कि व्हेन एंड वेयर, मतलब कब और कहाँ, वाज द प्रधानमंत्री जन सुरक्षा योजना लॉन्च। डेट आपको बतानी है, वेन्यू बताना है। बताइए इसमें से कौन सा होगा, 7 मई 2015 नई दिल्ली, 9 मई 2015, सब 2015 वाले ही हैं, कोलकाता, उसके बाद मुंबई, और इसमें से कोई नहीं, विकल्प देख लीजिए। और इसमें अगर आप ध्यान से देखें तो इसका बी हो जाएगा, 9 मई 2015, 9 मई 2015 और कोलकाता। इसका जो वेन्यू था वो कौन सा था, कोलकाता। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। अब इसमें 3 स्टेटमेंट हैं, उसमें से सही का आपको चुनाव करना है। तो पहले वाले स्टेटमेंट में ये कहा जा रहा है कि अंडर द बजट 2021-22 ऑपरेशन ग्रीन स्कीम विल कवर 22 पेरिसेबल कॉर्प्स। मतलब इसमें ये कहा जा रहा है कि जल्दी खराब होने वाली जो 22 फसलें हैं उनको ऑपरेशन ग्रीन स्कीम जो है उसके तहत शामिल किया गया है। ये बजट 2021-22 का डाटा है। उसके बाद इसी बजट के आंकड़े के हिसाब से इस वर्ष की जनगणना देश में पहली बार डिजिटल तरीके से होगी, और इस जनगणना पर करीब 3768 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। यानी अकॉर्डिंग टू बजट 2021-22 दिस ईयर सेंसस विल बी फर्स्ट डिजिटल सेंसस इन द कंट्री एंड 3768 करोड़ विल बी स्पेंड ऑन दिस सेंसस। जो पिछली जनगणना थी, अगर आपके होशो हवास में हुई होगी, और निश्चित रूप से हुई होगी 2011 वाली, तो उसमें आप देखते थे कि एक कंधे पर झोला टांगे और उसमें लोगो लगा रहता था जनगणना का, और एक व्यक्ति जो था वो आपके घर पे पहुंचता था और वहां से आपका पूछ करके आपके पिता का नाम क्या है, आपके परदादा का नाम क्या है, आपकी पारिवारिक स्थिति क्या है, कौन पढ़ा है कौन नहीं पढ़ा है, ये सब पूछता था और डाटे को लिखता था, नोट करता था, और उसके बाद वही आंकड़ा फिर जमा होता था, दर्ज होता था, और उसी के आधार पर पूरा डाटा तैयार हो जाता था। लेकिन अभी क्या होगा, सेंसस का जो पूरा स्वरूप होगा वो डिजिटल हो जाएगा। ये जो नई गवर्नमेंट है ये सब कुछ डिजिटल पहले से ही कर रही थी, और अब तो महामारी का दौर चल रहा है, तो ये बातें। उसके बाद देखिए यहाँ पे कहा गया थर्ड वाले में कि गोवा इस वर्ष पुर्तगाल से आजादी का डायमंड जुबली वर्ष मना रहा है, और इसके लिए 250 करोड़ रुपए का प्रावधान केंद्रीय बजट 2021-22 में किया गया है। गोवा पर पुर्तगालियों का कब्जा था, बल्कि वो उनका शक्ति केंद्र हुआ करता था, तो भारत ने बलपूर्वक छीन लिया। तो यहाँ अगर आप देखें
और बलपूर्वक छीनना क्या होता है, भारत का वो हिस्सा था। इसमें से सही कौन सा है बताइए। ये 3 स्टेटमेंट है और आप इसे देख रहे हैं, तीनों यहाँ जो चारों विकल्प हैं उसे भी आप देख पा रहे हैं। और 31 का जो करेक्ट आंसर है वो ए हो जाएगा। ए का मतलब यह है कि पहला और दूसरा, इसमें सही चुनना था हमें, तो पहला और दूसरा सही है, लेकिन ये वाला जो है गलत है। इसे अगर देखा जाए तो गोवा इस वर्ष पुर्तगाल से आज़ादी का डायमंड जुबली वर्ष मना रहा है, और इसके लिए यहाँ पे अगर देखा जाए 300 करोड़ रुपए का जो प्रावधान है वो केंद्रीय बजट में किया गया है। तो यहाँ डायमंड जुबली वर्ष में खराबी नहीं थी, खराबी ये है कि जो बजट का आंकड़ा दिया है या बजट का डाटा दिया है वो गलत है। 250 नहीं होगा बल्कि 300 करोड़ होगा, बाकी दोनों सही है। तो इसमें हमें सही ही चाहिए था, इसीलिए हमने ए को चुना है। आगे बढ़ते हैं, 32 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 में ये कहा जा रहा है कि सेलेक्ट द इनकरेक्ट ऑप्शन यूनियन बजट 2021-22 के आधार पे। तो पहले वाले स्टेटमेंट में ये बोला गया कि वित्तीय वर्ष 2021-22 में विनिवेश के जरिए 1.75 लाख रुपए, मतलब लाख करोड़ रुपए, यहाँ पे माफ कीजिएगा 1.75 लाख करोड़ रुपए जुटाने का लक्ष्य रखा गया है। मतलब टारगेट इज टू कलेक्ट 1.7 लाख करोड़ रुपी थ्रू डिसइन्वेस्टमेंट इन द फाइनेंशियल ईयर 2021-22। उसके बाद जो सेकंड स्टेटमेंट है उसमें कहा जा रहा है कि द लिमिट ऑफ एफडीआई इन इंश्योरेंस सेक्टर विल बी इंक्रीज फ्रॉम 49% टू 78%। मतलब ये जो बीमा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश है इसकी सीमा को 49% से बढ़ाकर 78 कर दिया जाएगा। और उज्ज्वला योजना जो थी उसके तहत जम्मू कश्मीर में भी गैस पाइपलाइन योजना को शुरू किया जाएगा। मतलब गैसीय ईंधन उपलब्ध कराना ये उज्ज्वला योजना का मेन उद्देश्य था, और वायु प्रदूषण को घटाना, जो कि ये करती भी है। तो इसमें से आपको गलत विकल्प का चयन करना है, गलत जो है उसका चयन करना है, और नीचे विकल्प आप देख लीजिए। देखिए इसका जो करेक्ट आंसर है, ध्यान से देखिएगा, बी वाला हो जाएगा। बी का मतलब यह है कि दूसरा और तीसरा इसमें गलत है, दूसरा और तीसरा दोनों गलत है, और हमें गलत ही चाहिए था, तो इसीलिए हमने बी का चयन किया है। उज्ज्वला योजना के अंतर्गत अगर हम देखें तो जम्मू कश्मीर में भी गैस पाइपलाइन योजना को शुरू किया जाएगा, ठीक है। और बीमा क्षेत्र में एफडीआई की सीमा को 49% से बढ़ाकर यहां आप देख रहे हैं 74% कर दिया जाएगा। अब यहां प्रश्न ही उठता है कि तब तीसरे वाले में खराबी क्या थी। यहां देखिए जो सही उत्तर है, जो उत्तर माला है उसके हिसाब से तो बी वाला होगा, लेकिन बी वाले को अगर आप चुनते हैं तो उसमें दूसरा तीसरा आप चुन लेंगे, और इसमें दूसरा वाला, जो तीसरा वाला है वो सही है, दूसरा वाला जो है वो गलत है। ध्यान से देखिएगा, इसमें पहला वाला सही है, इसके अलावा जो लास्ट वाला है तीसरा वाला वो सही है, जो दूसरा वाला है वही एकमात्र गलत है। और हमें चाहिए था यहाँ पे गलत विकल्प। केवल दूसरा जो ऑप्शन है वो किसी भी विकल्प में मौजूद नहीं है। नीचे आप देख लीजिए, केवल 2 करके कोई ऑप्शन जो है वो किसी विकल्प में मौजूद नहीं है, और इसीलिए इसमें जो ये प्रश्न है ये मिसप्रिंट है। इसमें अगर देखा जाए स्टेटमेंट जो गलत सही है तो सिर्फ पहला तीसरा सही है, बीच वाला जो गलत है इसमें 78% नहीं होगा बल्कि 74% होगा, इसके ऑप्शन सही नहीं। आगे चलते हैं, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33 को देखते हैं। सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। इसमें 2 स्टेटमेंट हैं। पहले वाले में बोला जा रहा है कि स्वास्थ्य और कल्याण के लिए करीब 2,23,846 करोड़ रुपए का प्रावधान 2021-22 के बजट में किया गया है, जो कि 2020-21 के लिए किए गए 94,452 करोड़ की जो बजट की प्रावधान या बजटरी प्रावधान है उसमें अगर आंकड़ा लगाया जाए तो 137% उससे ज़्यादा है। और उसके बाद नीचे जो सेकेंड स्टेटमेंट है उसमें कहा जा रहा है कि वॉलंटरी व्हीकल स्क्रैपिंग पॉलिसी इसके अंतर्गत निजी वाहन की 15 वर्ष के बाद और वाणिज्यिक वाहन की 20 वर्ष के बाद स्थिति जांच की जाएगी। प्रदूषण रोकने के लिए ये उपाय किया गया है। तो आप ये बताइए कि इसमें से सही कौन सा है। इसमें पॉलिसी दी हुई है और वो लागू कब से होगी, जरा ये कमेंट बॉक्स में बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 33, और इसका जो करेक्ट आंसर है वो ए वाला हो जाएगा। ए का मतलब ये है कि केवल पहला इसमें सही है जो ये आंकड़ा लगाया गया है। लेकिन ये जो वॉलंटरी व्हीकल स्क्रैपिंग पॉलिसी के बारे में कहा गया है, इसमें अगर देखा जाए तो जो पर्सनल व्हीकल है यानी निजी वाहन है उसमें 20 वर्ष के बाद, और जो कॉमर्शियल व्हीकल है उसमें 15 वर्ष के बाद जो फिटनेस टेस्ट होता है उसे किया जाएगा। मतलब वो फिट है अथवा नहीं, पर्यावरण की दृष्टि से अनुकूल है या नहीं, ये सब देखा जाएगा। तो इसमें सही कौन सा है, केवल पहला वाला। इसके बाद आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 34 को देखते हैं। सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। यूनियन बजट को ही यहाँ बेस बनाया गया है, लेटेस्ट वाला। तो 3 स्टेटमेंट है। कॉपर स्क्रैप पर जो आयात शुल्क है, यहाँ देखिएगा, कॉपर स्क्रैप पर आयात शुल्क 5% से घटाकर 2.5 कर दिया गया है। इंपोर्ट ड्यूटी ऑन कॉपर स्क्रैप हैज बीन रिड्यूस फ्रॉम 5% टू 2.5%। और उसके बाद जो सेकंड स्टेटमेंट है उसमें कहा जा रहा है कि किसानों को लाभ प्रदान करने के उद्देश्य से कपास पर सीमा शुल्क को 0 से बढ़ाकर 5% कर दिया गया है। और उसके बाद जो थर्ड स्टेटमेंट है उसमें कहा जा रहा है कि रॉ सिल्क यानी कच्चा जो रेशम होता है और सिल्क यार्न, इस पर जो यहाँ आप देख सकते हैं, सिल्क यार्न पर इसे 5% से बढ़ाकर 15% कर दिया गया। मतलब यहाँ जो शुल्क है उसी की बात हो रही है। तो यहाँ बताया जा रहा है कि 5% से बढ़ाकर उसको 15 कर दिया गया है। तो आप ये बताइए कि इसमें से करेक्ट कौन सा है। प्रश्न पूरा आपके सामने है और ये इसके विकल्प है, देख लीजिए। और इसे अगर देखा जाए तो इसका ए वाला हो जाएगा, केवल पहला सही है।
इसमें हमें सही चाहिए था, तो केवल पहला सही है। किसानों को लाभ प्रदान करने के उद्देश्य से कपास पर सीमा शुल्क को बढ़ाकर 10% कर दिया गया है। यहाँ पर कितना दिया है? 5 दिया है, इसीलिए ये गलत हो जाएगा। यहाँ 10% होना चाहिए था। और जो थर्ड वाला है उसको देखिएगा, यहाँ पर 10 से बढ़ाकर 15 किया गया है, जबकि 5 से बढ़ाकर 15 दिया है। 10 से इसको कितना कर दिया गया है? 15 कर दिया गया है। ध्यान दीजिएगा, इसीलिए ये दोनों गलत है। सिर्फ पहला सही है और हमें सही चाहिए था, तो हमने ए को चुना है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 35 को देखिए, सेलेक्ट द इनकरेक्ट ऑप्शन। यहाँ पर कुछ योजनाओं के बारे में दिया हुआ है। तो शिक्षा सशक्तिकरण या एजुकेशन एम्पावरमेंट की अगर बात की जाए, इसके लिए जो बजट आवंटन है वो दिया हुआ है 2381 करोड़ रुपए। उसके बाद दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना, तो 5300 करोड़ रुपए का जो आंकड़ा है वो दिया हुआ है। और एकीकृत विद्युत विकास योजना, ये 3600 करोड़ रुपए। तो आप ये बताइए इसमें से इनकरेक्ट कौन सा है? गलत इंफॉर्मेशन आपको चूज करनी है। और 35 को अगर आप देखें तो इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। इसमें गलत चाहिए था, तो दूसरा और तीसरा गलत है, ये दोनों गलत है। अब ये गलत कैसे हैं आइए देखते हैं। तो इसमें दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना जो है, इसके लिए 3600 करोड़ रुपए यहाँ अगर आप देखें। और जो दूसरा वाला यानी एकीकृत विद्युत विकास योजना है, उसके लिए 5300 करोड़ रुपए है। ये उलट गया है, मतलब जो दीनदयाल वाले में होना चाहिए था वो विद्युत वाले में चला गया है, और विद्युत वाला जो है वो दीनदयाल उपाध्याय में आ गया है। तो ये रिवर्स हो गया है, इसे याद रखिएगा। ठीक, इसमें दूसरा तीसरा गलत है और हमें गलत चाहिए था, पहला सही है। क्वेश्चन नंबर 36 को देखिएगा, सेलेक्ट द इनकरेक्ट ऑप्शन। यूनियन बजट 2021-22 का यहाँ डाटा है। इसमें खेलो इंडिया योजना का नाम दिया है, उसके लिए जो बजट आवंटन है वो दिया है सामने 586 करोड़ रुपए। इसके बाद प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, इसके लिए 2000 करोड़ रुपए और एम्प्लॉयमेंट जस की तस है। उसके बाद नेशनल रिवर कंजर्वेशन प्लान, मतलब नदी संरक्षण योजना, इसके लिए 850 करोड़ रुपए और नॉन ऑफ दीज। आप ये बताइए कि इसमें से गलत क्या है? यहाँ भी आपको गलत ही खोजना था, और इसका जो करेक्ट आंसर है वो ए हो जाएगा। खेलो इंडिया योजना वाला जो है वही गलत है। खेलो इंडिया योजना के लिए 586 नहीं बल्कि 658, इन्हीं अंकों को हेर फेर कर देंगे तो 658 करोड़ रुपए इतना आवंटन किया गया है। बाकी सब सही है, तो जो सही है उसको भी आपको दिमाग में रखना है, क्योंकि आवश्यक नहीं है कि सारे विकल्प एक साथ आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37, सेलेक्ट द इनकरेक्ट ऑप्शन रिलेटेड टू प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना। अब ये जो आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना है, इसके बारे में 3 स्टेटमेंट है, गलत का आपको चयन करना है। तो 602 जिलों और 12 केंद्रीय संस्थानों में क्रिटिकल केयर अस्पताल ब्लॉक स्थापित किया जाना, स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया कराना इस समय सरकार के लिए बहुत चैलेंजिंग है। 2 साल से महामारी ने एकदम तोड़ कर रख दिया है, और अभी आगे न जाने क्या होगा ये कोई नहीं जानता। अनुमान यह है कि ये महामारी इतनी जल्दी खिसकने वाली है नहीं, अगले कुछ वर्षों तक ये बनी रहेगी। तो ऐसे में स्वास्थ्य सुविधाओं को मजबूत करके रखना आवश्यक है, तो उसी के संदर्भ में दिया हुआ है 602 जिलों और 12 केंद्रीय संस्थानों में क्रिटिकल केयर अस्पताल ब्लॉक को स्थापित करना, और उसके बाद 15 स्वास्थ्य आपातकालीन ऑपरेशन केंद्रों और 2 मोबाइल अस्पतालों की स्थापना करना। और लास्ट वाले में कहा गया है कि 15 राज्यों के सभी जिलों में एकीकृत सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रयोगशालाएं और 3382 ब्लॉक सार्वजनिक स्वास्थ्य इकाइयां स्थापित करना। ये 3 स्टेटमेंट है टोटल, इसमें से आपको इनकरेक्ट चूज करना है। प्रश्न पूरा आपके सामने है, देखकर बताइए। और इसका जो करेक्ट आंसर है उसे ध्यान से देखा जाए तो सी वाला इसका हो जाएगा। सही यहाँ पे जो विकल्प था उसे देखना था, और उसमें से गलत कौन सा है ये चुनकर आपको बताना था। गलत का यहाँ चयन करना था, चयन गलत का करना है, तो कौन सा गलत है? तीसरा वाला गलत है। तीसरा वाला क्यों गलत है? यहाँ अगर देखा जाए तो 11 राज्यों में, यहाँ दिया हुआ है 15 राज्य। पहले सी को चुन लेते हैं और देखते हैं कि ये गलत क्यों था। यहाँ पर कहा गया ना 15 राज्य, 11 राज्यों में जो एकीकृत सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रयोगशालाएं हैं, करीब 3382 ब्लॉक सार्वजनिक स्वास्थ्य इकाइयां, उनको स्थापित करना। तो यहाँ राज्यों की संख्या गलत दी है और बाकी दोनों सही। इसके बाद आगे चलते हैं। यहाँ देखिए 38वें प्रश्न को, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। बांध सुधार और पुनर्वास योजना को 2014 में लॉन्च किया गया था, और शुरुआती चरण में यह परियोजना 7 राज्यों कर्नाटक, झारखंड, केरल, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, ओडिशा, उत्तराखंड और तमिलनाडु में शुरू की गई थी। उसके बाद बांध सुधार और पुनर्वास योजना पार्ट 2 जो है, इस परियोजना की देखरेख केंद्र सरकार के द्वारा की जाएगी। तो आप ये बताइए कि इसमें से करेक्ट कौन सा है। यहाँ पे सही की तलाश आपको करनी है, पूरा प्रश्न आप देख पा रहे हैं। और इसे अगर देखा जाए तो इसका बी हो जाएगा, केवल दूसरा इसमें सही है, केवल दूसरा सही है, बाकी पहला और तीसरा गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि बांध सुधार और पुनर्वास योजना जो है, यानी द डैम रिहेबिटेशन एंड इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट जो है, इसकी अगर बात की जाए तो ये 2012 में लॉन्च किया गया था। यहाँ लॉन्चिंग की डेट गलत दी है, 2012 होगा, यहाँ 2014 दिया है, तो पहला गलत हो गया। और तीसरे वाले में देखा जाए तो बांध सुधार और पुनर्वास योजना पार्ट 2 जो है, इसकी योजना केंद्रीय, मतलब इसकी जो देखरेख का काम है वो केंद्रीय जल आयोग करेगा। यहाँ पर जो सेंट्रल वाटर कमीशन है उसके द्वारा इसकी देखरेख की जाएगी। तो तीसरा वाला भी गलत है, सिर्फ दूसरा इसमें सही है, और इसीलिए हम बी का चयन करते हैं। प्रश्न संख्या 39 को देखें, सेलेक्ट द इनकरेक्ट ऑप्शन। यहाँ पर कपिला कलाम, इस कार्यक्रम को 15 अक्टूबर 2020 को शुरू किया गया है, और उसके बाद जो बी वाला ऑप्शन है उसमें कहा गया कि इस कार्यक्रम के अंतर्गत राष्ट्रीय नवाचार दिवस पर भारत को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में यह महत्वपूर्ण पहल की गई है।
और सी वाले में ये कहा जा रहा है कि इस क्षेत्र में जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए 13 से लेकर 21 अक्टूबर का जो समय है उसके सप्ताह को बौद्धिक संपदा साक्षरता सप्ताह के रूप में मनाने का फैसला लिया गया है। और शिक्षा मंत्रालय के द्वारा 2018 में नवाचार संस्थान परिषद की स्थापना की गई है। इसमें से चारों स्टेटमेंट आप देख रहे हैं, इसमें गलत कौन सा है? इनकरेक्ट ऑप्शन आपको चूज करना है और पूरा प्रश्न आपके सामने है, देखकर बताइए। कोई एक गलत होगा और 3 सही होंगे। और इसमें अगर देखें तो बी वाला गलत है, बाकी सब सही है, बी वाला ही गलत है। और ये गलत क्यों है? तो ये इसलिए गलत है क्योंकि इस क्षेत्र में जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए 15 से 23 अक्टूबर, यहां आप देख सकते हैं 15 से 23 अक्टूबर का जो पूरा एक सप्ताह का समय है उसमें बौद्धिक संपदा साक्षरता सप्ताह के रूप में मनाने का उसे निर्णय लिया गया है। तो इसका मतलब यह है कि इसमें जो तीसरा वाला है वो गलत है और इसकी उत्तर माला में उत्तर गलत दिया है। ये नहीं, ये तो सही है इसमें, ठीक है। ए, बी और डी जो है वो सही है, इसका जो सी वाला है वो गलत है। और गलत क्यों था? यहाँ डेट गलत दी है, मतलब ये 15 से 23 अक्टूबर होगा, याद रखिएगा। ठीक, आगे चलते हैं, इसका सी आंसर होगा। इसके बाद 40 वाले को देखते हैं। यहाँ कहा गया कि हाल ही में डिग्निटी प्रोजेक्ट जो है इसे कब शुरू किया गया, ये आपको बताना है। डिग्निटी प्रोजेक्ट के बारे में पूछा जा रहा है कि उसकी डेट क्या है, और उसके साथ साथ ये पूछा जा रहा है कि नेशनल इनोवेशन डे ये कब सेलिब्रेट किया जाता है। तो यहाँ 15 सितंबर 2020 और 13 अक्टूबर दिया है। 15 सितंबर 2013, यहाँ आप देख लीजिए 13 सितंबर 2020 और 19 अक्टूबर दिया है, और 11 सितंबर 2020 और 12 अक्टूबर दिया है, या इसमें से कोई नहीं। तो आप देख कर बताइएगा। और 40वां जो है इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। इसमें से कुछ भी जो है वो सही नहीं है। डिग्निटी प्रोजेक्ट की अगर बात की जाए तो ये 17 सितंबर 2020 को ये स्टार्ट होता है मोदी जी के जन्मदिवस पे। और उसके बाद देखा जाए राष्ट्रीय नवाचार दिवस को तो ये 15 अक्टूबर को मनाया जाता है। इसकी जो डेट है वो 15 अक्टूबर है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 41 को देखिए। सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन रिलेटेड टू, और यहाँ तुरंत कस्टम कार्यक्रम या तुरंत कस्टम जो प्रोग्राम है उसके बारे में आपको चुनना है, सही विकल्प की तलाश करनी है। तो पहले वाले में कहा जा रहा है कि इट हैज बीन लॉन्च बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, इट हैज बीन लॉन्च इन बेंगलोर, चेन्नई एंड हैदराबाद, इट हैज बीन लॉन्च ऑन 8 जून 2020। इसकी लॉन्चिंग के बारे में 3 अलग अलग डाटा और फैक्ट दिया हुआ है, उसमें से आपको ये देखना है कि सही कौन सा है। और 41 को अगर देखें तो इसका सी हो जाएगा, सिर्फ तीसरा इसमें सही है, केवल जो तीसरा है वही सही है और बाकी सबके सब गलत है। क्यों गलत है? तो यहाँ अगर आप देखें ध्यान से इसे, तो केंद्रीय अप्रत्यक्ष और सीमा शुल्क बोर्ड जो है उसके द्वारा 8 जून 2020 को, केंद्रीय अप्रत्यक्ष और सीमा शुल्क बोर्ड, यहाँ केंद्र सरकार दिया है इसलिए पहला वाला गलत है, तो उसके द्वारा इसे शुरू किया गया है। और जो डेट है वो 8 जून 2020 की है, जो कि यहाँ सही दी थी, तो इसलिए हमने सही वाले को चुना है। और इसमें बंगलुरु और चेन्नई में इसको शुभारंभ इसका किया गया है, तो यहाँ जो स्थान का नाम दिया है वो गलत दिया है, इसमें हैदराबाद नहीं होगा, सिर्फ बेंगलुरु और चेन्नई होगा। ठीक, तो इसका सिर्फ तीसरा सही है और बाकी सब गलत है। प्रश्न संख्या 42 को देखिए। इसमें यह कहा जा रहा है कि सेलेक्ट द इनकरेक्ट ऑप्शन। 2 ही स्टेटमेंट इसमें मौजूद है। संघीय बजट को पेश करने के तुरंत बाद जो विधेयक पारित किया जाता है उसे वित्त विधेयक कहते हैं, और वित्त विधेयक में सार्वजनिक आय के तमाम स्रोतों को दर्शाया जाता है। वित्त विधेयक के साथ साथ सरकार बजट के दूसरे भाग को भी सदन के सामने रख सकती है, मतलब रखती है, जिसे कि विनियोग विधेयक कहते हैं, और इसमें सार्वजनिक व्यय के विभिन्न मदों की जानकारी रहती है। मतलब यहाँ पर 2 तरह के बिलों की बात हो रही है, एक तो फाइनेंस बिल है और दूसरा एप्रोप्रिएशन बिल है। आपको देखकर ये बताना है कि ये जो 2 स्टेटमेंट है इसमें से रॉन्ग कौन सा है, गलत विकल्प की आपको तलाश करनी है। पूरा प्रश्न आप देख पा रहे हैं, और इसका जो करेक्ट आंसर है यहाँ पर कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि ये पूरा जो प्रश्न है इसका ढांचा गड़बड़ है। देखिए राजकोषीय, यहाँ पे प्रश्न में हमें इनकरेक्ट ऑप्शन चाहिए था, और इसमें जो राजकोषीय या जो केंद्रीय बजट है उसके विषय में कहा गया है, इसमें दोनों ही स्टेटमेंट जो है वो सही है, और यहाँ पूछा जा रहा है कि गलत कौन सा है। तो जब गलत कुछ है ही नहीं तो इसमें चुनने की बात ही नहीं होती है, और इसलिए हम इसके डी वाले को चुनते हैं। इसमें जितने भी 3 और विकल्प दिए हैं उनका ढांचा गड़बड़ है यहाँ, जैसा कि कहा गया। इसका जो डी वाला है वो सही है, दोनों स्टेटमेंट सही है। ठीक, यहाँ ध्यान दीजिएगा कि जो विनियोग विधेयक है वो कैसे पारित होता है, मतलब किस समय रखा जाता है, और उसके साथ साथ जो फाइनेंस बिल है उसके बारे में जो डाटा दिया है वो भी एक इन्फॉर्मेशन है। इसके बाद आगे चलते हैं, इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा? डी वाला हो जाएगा, दोनों सही है। प्रश्न संख्या 43 को देखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट इज नॉट एन इंस्ट्रूमेंट टू बी इंक्लूडेड अंडर फिजिकल पॉलिसी। मतलब यहाँ पे टैक्सेशन का जिक्र किया गया है, इसके अलावा पब्लिक एक्सपेंडिचर है, पब्लिक रेवेन्यू है और पब्लिक डेबिट है। मतलब कहने का तात्पर्य यह है कि कौन सा साधन राजकोषीय नीति के अंतर्गत शामिल किया जाने वाला साधन नहीं है। और नीचे 4 विकल्प आप देख रहे हैं, बताइए जो नहीं हो वो चुनना है आपको। क्वेश्चन नंबर 43। और इसे अगर आप देखें तो इसमें कुछ भी जो उत्तर है वो सही नहीं है। असल में इसका जो इन्फॉर्मेशन है वो क्या होगा, यहाँ पूछा जा रहा है ना कि कौन सा इसमें से साधन नहीं है। तो राजकोषीय नीति के कुछ साधन होते हैं। अब साधन कौन कौन से होते हैं? तो इसमें बजट होता है, कर रोपण होता है, इसके अलावा सार्वजनिक व्यय भी होता है, सार्वजनिक राजस्व होता है, सार्वजनिक ऋण भी इसमें आता है, और अर्थव्यवस्था में जो राजकोषीय घाटा होता है वो भी इसी में शामिल होता है। कहने का तात्पर्य है कि सम ऑफ द मेजर इंस्ट्रूमेंट ऑफ फिजिकल पॉलिसी आर एज फॉलो। अब इसमें आप देख लीजिए, बजट है, टैक्सेशन है, पब्लिक एक्सपेंडिचर है, पब्लिक रेवेन्यू है, पब्लिक डेबिट है, फिजिकल डिफेक्ट इन इकोनॉमी है।
तो ये सब कुछ तो इसमें आ गया, और इसीलिए इसमें पूछा गया है कि कौन सा नहीं है, तो कुछ भी जो है विकल्प चुनने लायक नहीं है। इसमें प्रश्न का ढांचा गड़बड़ है, ये पूरा प्रश्न जो है इसके विकल्प सही नहीं है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 44 को देखिए, सेलेक्ट द इनकरेक्ट ऑप्शन। यहाँ पर 3 स्टेटमेंट हैं और इन्हें आपको देखकर गलत चुनना है। तो पहले वाले में कहा जा रहा है कि रेवेन्यू डिफेक्ट यानी जो राजस्व घाटा है एक ऐसी स्थिति होती है जब सार्वजनिक व्यय सरकार की राजस्व पूंजियों और पूंजी विनिवेश की प्राप्तियों से कम होता है। और सेकेंड स्टेटमेंट ये कहता है कि राजस्व घाटे की प्राप्तियों और राजस्व खाते के व्यय इसके अंतर को राजकोषीय अधिशेष कहते हैं। और उसके बाद देखिए थर्ड वाला, राजकोषीय घाटे में पहली बार किए गए सार्वजनिक ऋणों पर ब्याज भुगतानों को घटाने का जो मामला होता है उससे प्राथमिक घाटा प्राप्त होता है। यहाँ इसका अंग्रेजी वर्जन आप देख रहे हैं, द प्राइमरी डिफेक्ट इज ऑब्टेन बाय द डिड्यूसिंग द इंटरेस्ट पेमेंट ऑन द पब्लिक डेबिट टेकन प्रीवियसली फ्रॉम द फिजिकल डिफेक्ट। और सेकंड वाला स्टेटमेंट आप यहाँ पे देख रहे हैं, द डिफरेंस बिटवीन रिसीप्ट्स ऑफ द रेवेन्यू अकाउंट एंड एक्सपेंडिचर ऑफ रेवेन्यू अकाउंट इज कॉल्ड फिजिकल सरप्लस। और ऐसे ही पहला वाला भी है। तो इसमें से रॉन्ग इन्फॉर्मेशन कौन सी है ओवरऑल आपको ये बताना है, देख लीजिए और बताइए। क्वेश्चन नंबर 44 आप पूरा देख रहे हैं, ये है, और इसके जो विकल्प है वो नीचे मौजूद है। अब ये जो 44वां है इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। ए का मतलब ये हुआ कि पहला और दूसरा इसमें गलत है, ये जो ऊपर के 2 हैं यही गलत है, नीचे वाला तो सही है। गलत क्यों है? क्योंकि राजकोषीय अधिशेष यानी जो फिजिकल सरप्लस होता है वो एक कंडीशन होती है व्हेन पब्लिक एक्सपेंडिचर इज लेस देन रेवेन्यू रिसीप्ट एंड कैपिटल डिसइन्वेस्टमेंट रिसिप्ट ऑफ द गवर्नमेंट। ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पे जो कैपिटल डिसइन्वेस्टमेंट रिसिप्ट है गवर्नमेंट का वो भी शामिल होता है। और यहाँ पर क्या कहा गया, पूंजी विनिवेश की प्राप्तियों से वो कम होता है, तो पहला वाला गलत है। और उसके बाद अगर देखा जाए तो जो डिफरेंस है इनके बीच का, मतलब जो राजस्व खाते की प्राप्तियां हैं और राजस्व घाटे के व्यय का अंतर है, डिफरेंस है, उसको राजस्व घाटा कहते हैं। कहने का मतलब ये है कि डिफरेंस बिटवीन रिसीप्ट ऑफ रेवेन्यू अकाउंट एंड एक्सपेंडिचर ऑफ द रेवेन्यू अकाउंट इज कॉल्ड रेवेन्यू डिफेक्ट। तो यहाँ डिफिनीशन ही गलत दे रखी थी, सिर्फ तीसरा इसका सही है, लेकिन हमें सही नहीं गलत चाहिए था, तो हमने ए को चुना है। इसके बाद 45 को देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण मौद्रिक नीति के उपकरणों में नहीं आता है। मतलब यहाँ पे कौन सा इंस्ट्रूमेंट जो है वो इंस्ट्रूमेंट मॉनेटरी पॉलिसी का नहीं होता है। देखिए इसमें रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट दिया हुआ है। इसके बाद आप देख रहे हैं यहाँ मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट और बैंक रेट दिया हुआ है, और कैश रिजर्व रेशियो और सिचुएटरी लिक्विडिटी रेशियो जिसे कि आप SLR कहते हैं। तो इस प्रकार के जो यहाँ पे आंकड़े हैं वो दिए हुए हैं। आप ये बताइए कि मौद्रिक नीति का उपकरण इसमें से कौन सा नहीं है। 45 और इसका डी हो जाएगा, कौन सा नहीं है, और ये सभी हैं। यहाँ पे मौद्रिक नीति जो है उसमें सभी कुछ आता है, जितने भी इंस्ट्रूमेंट है वो सभी शामिल है, तो इसीलिए हम डी का चयन करते हैं, इसमें से कुछ भी गलत नहीं। इसके बाद 46 को देखते हैं। 46 में ये कहा गया कि सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन रिलेटेड टू ऑब्जेक्टिव ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। अंडर दिस इन्फ्लेशन इज कंट्रोल्ड, अंडर दिस स्टेबिलिटी इज ब्रॉट इन प्राइजेस। इसके बाद आप देख रहे हैं अंडर दिस एन अटेम्प्ट इज मेड ऑन अचीव द टारगेट ऑफ सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ रेट। और फोर्थ वाला जो ऑप्शन है उसमें कहा जा रहा है कि क्रिएटिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी आर आल्सो वन ऑफ इट्स ऑब्जेक्टिव। मतलब रोजगार की संभावनाओं को तैयार करना, ये भी इसके उद्देश्यों में से एक है। तो मौद्रिक नीति में कौन कौन सी चीजें आती हैं, अब उससे संबंधित आपको सही विकल्प का चयन करना है। प्रश्न पूरा का पूरा आपके सामने है, और इसे अगर आप ध्यान से देखें तो इसका जो करेक्ट आंसर है, ध्यान से पहले देख लीजिए, इसमें इनमें से कोई नहीं का विकल्प भी है, अर्थात सब गलत हो जाएंगे। 46 का जो करेक्ट आंसर है वो सी हो जाएगा। सी का मतलब ये है कि पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा सब कुछ तो आते हैं। अगर आप ध्यान से देखें तो थोड़ा सा लॉजिक वाला भी क्वेश्चन है, इसमें आपको रट्टा मारने की आवश्यकता नहीं है। मौद्रिक नीति में ये सब कुछ आता है, ठीक, तो इसीलिए हम सी का चयन करते हैं। आगे बढ़ते हैं, इसके बाद इसमें बहस की बात ही नहीं है। मौद्रिक नीति एक ऐसी प्रक्रिया होती है ना जिसकी मदद से रिजर्व बैंक अर्थव्यवस्था में मुद्रा की आपूर्ति को कंट्रोल करता है। तो अब कंट्रोल करने के लिए जो कुछ भी करने के लिए बन पड़ता है वो करेगा, तो उसके लिए पॉलिसीज बनती हैं और उसमें ये सब कुछ आता है। इसके बाद 47 को देखते हैं। 47 में ये कहा जा रहा है सेलेक्ट द इनकरेक्ट ऑप्शन। यहाँ पे 2 ही स्टेटमेंट है, उसमें से गलत आपको चुनना है। तो ये कहा गया कि किसी व्यक्ति या संस्थान पर जो टैक्स लगाया जाता है वो अप्रत्यक्ष कर की श्रेणी में यानी इनडायरेक्ट टैक्स की कैटेगरी में आता है। इसके बाद आप देख रहे हैं जो सेकंड वाला स्टेटमेंट है उसमें कहा जा रहा है कि वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन, बिक्री या उपभोग पर लगाए जाने वाले ऐसे कर जो होते हैं उन्हें डायरेक्ट टैक्स कहा जाता है। यानी यहाँ पर अगर देखा जाए तो प्रत्यक्ष कर के तौर पे उसे देखा जाता है। इनकरेक्ट ऑप्शन कौन सा है ये आपको बताना है, देख लीजिए। और इसे अगर देखा जाए तो इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। इसमें दोनों ही तो गलत हैं, कुछ भी तो सही नहीं है, और हमें चाहिए था गलत, तो दोनों गलत हो गए। किसी व्यक्ति या संस्थान की जो आय होती है उस पर जब कर लगता है तो वो तो सामने से लिया जाता है ना, वो इनडायरेक्ट कहाँ से हो जाएगा, तो ये डायरेक्ट टैक्स होता है, इसलिए पहला वाला गलत है। और दूसरे वाले को अगर देखें तो वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन, बिक्री या उपभोग पर लगाए जाने वाले जो कर होते हैं, मतलब ये साइड से लिए जाते हैं, पीछे से लिए जाते हैं, तो ये इनडायरेक्ट होते हैं। तो यहाँ उल्टा दे दिया है, जहाँ पे डायरेक्ट होना चाहिए था वहाँ पे इनडायरेक्ट दे रखा है, इसीलिए दोनों गलत है। आगे चलते हैं, 48 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 में ये कहा जा रहा है कि सेलेक्ट द इनकरेक्ट ऑप्शन रिलेटेड टू एस्टीमेट ऑफ एजेंसीज अबाउट इंडियन इकोनॉमीज ग्रोथ रेट इन फिजिकल ईयर 2020-21, जो पिछला वित्तीय वर्ष था उसकी बात हो रही है।
तो यहाँ आप देख लीजिए S&P ग्लोबल रेटिंग्स, और इसका जो डाटा दिया है वो है -7.7। इसके बाद एशियन डेवलपमेंट बैंक का दिया है -8.0, मूडीज का दिया हुआ है 10.6 माइनस में, और इंडिया रेटिंग्स का दिया हुआ है -7.4। आप ये बताइए कि जो अलग अलग एजेंसीज हैं, ये नाम किसके हैं? ये एजेंसियों के नाम हैं। तो इनके द्वारा जो भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर का अंदाजा लगाया गया है, इसमें से गलत कौन सा है? कोई एक गलत है, और वो कौन सा है? तो इसमें अगर आप देखें तो डी वाला गलत है। ये जो इंडिया रेटिंग का दे रखा है यही गलत है। ये असल में एसबीआई की रेटिंग आप कह सकते हैं, या एसबीआई का रिसर्च कह सकते हैं, उसका डाटा है कि -7.4 रहने का अंदाजा है। ठीक है, यहाँ इंडिया रेटिंग्स का नाम नहीं रहेगा। आगे बढ़ते हैं, 49 को देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इंश्योरेंस कंपनी वॉज एस्टेब्लिश टू कंट्रोल एंड ऑपरेट द जनरल इंश्योरेंस बिजनेस इन इंडिया? मतलब कौन सी बीमा कंपनी की स्थापना, ये जो क्षेत्र है बीमा व्यापार वाला, इसको संचालित और नियंत्रित करने के लिए हुई है? तो नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, या न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, या फिर ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, या नॉन ऑफ दीज? कौन सा होगा इसमें से, जरा देखकर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 49, और इसका डी हो जाएगा, इसमें से कोई नहीं। बीमा के मामलों को नियंत्रित करने के लिए इसमें से कोई भी नहीं। तो यहाँ पर उत्तर क्या होगा? भारतीय साधारण बीमा निगम की स्थापना जो है, मतलब जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना होती है एस्टेब्लिश टू कंट्रोल एंड ऑपरेट द जनरल इंश्योरेंस बिजनेस इन इंडिया। ठीक, इसमें से कोई भी नाम सही नहीं। इसके बाद 50 को देखते हैं। सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन रिलेटेड टू जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। अभी पीछे इसी के बारे में बात हो रही थी, अब इसके संबंध में यहाँ पर कुछ बातें कही गई। तो इट आल्सो हैज द ब्रांच ऑफिसेज इन दुबई, बर्लिन, जेनेवा एंड मॉस्को। मतलब इसके जो कार्यालय हैं, कहने के लिए तो भारतीय है, लेकिन इसके जो कार्यालय हैं वो दुबई, बर्लिन, जेनेवा और मॉस्को में भी है, यानी अलग अलग विदेशों में। और इनकी स्थापना, या ये जो संस्था है इसकी स्थापना 22 नवंबर सन 1972 को हुई थी, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो मुंबई में। तो आप ये बताइए कि इसमें से सही कौन सा है? 50वें प्रश्न को आप देख रहे हैं। देखिए, इसका पहला गलत है, बाकी दोनों तो सही है। ये दोनों सही है, लेकिन यही गलत है। गलत क्यों है? भारतीय साधारण बीमा निगम का जो यहाँ पे शाखा या ब्रांच आप कह सकते हैं, वो दुबई में है, लंदन में है, कुआलालंपुरम में है और मॉस्को में है। यहाँ पे देशों के नाम गलत दिए। ठीक, तो इसीलिए पहला गलत है और बाकी दोनों सही है, लेकिन हमें सही चाहिए था, तो इसीलिए हम बी का चयन करते हैं। मतलब इसमें दूसरा और तीसरा परफेक्ट है। प्रश्न संख्या 51 को देखते हैं। तो सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन रिलेटेड टू टैक्सेस टू बी रिप्लेस्ड बाय सेंट्रल जीएसटी। जीएसटी को यहाँ पर एकीकृत टैक्स प्रणाली के तौर पे लाया गया था। तो इसके अंतर्गत आने वाले, मतलब इसके द्वारा प्रतिस्थापित होने वाले जो कर हैं वो कौन से हैं, इसमें से आपको चुनना है। तो सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी है, लग्जरी टैक्स है, एडिशनल ड्यूटीज ऑफ कस्टम्स है, इसके अलावा परचेज टैक्स है। ये 4 अलग अलग प्रकार के टैक्स दिए हैं जो कि जीएसटी में मर्ज किए गए हैं अथवा नहीं, ये आपको देखना है। 51 पूरा प्रश्न आपके सामने है, बताइए। और देखिए, इसका जो करेक्ट आंसर है वो ए हो जाएगा। ए का मतलब ये है कि इसमें पहला और तीसरा ये दोनों जो है यहाँ पे रिप्लेस किए गए। मतलब सेंट्रल जीएसटी की अगर बात की जाए तो उसके द्वारा प्रतिस्थापित होने वाले जो कर हैं उसमें केंद्रीय उत्पाद शुल्क है, अतिरिक्त सीमा शुल्क है। राज्य जीएसटी के द्वारा जो प्रतिस्थापित होने वाले कर हैं उसमें खरीद कर होता है, विलासिता कर होता है। तो यहाँ पे बात किस चीज की हो रही है? मतलब ये सेंट्रल जीएसटी की बात हो रही है, सीजीएसटी जो होता है उसकी बात हो रही है, या फिर एसजीएसटी की बात हो रही है, ये आपको ध्यान देना होगा। तो यहाँ पर ये कहा गया ना कि केंद्रीय, तो केंद्रीय स्तर पर जो प्रतिस्थापित होने वाले कर हैं वो सिर्फ पहला और तीसरा है। ठीक, यानी सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी और एडिशनल ड्यूटीज ऑफ कस्टम्स। इसके बाद आगे चलते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। 52 सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। इसमें यह कहा जा रहा है कि केएम चंद्रशेखर समिति की संस्तुति पर भारत में मूल्यवर्धित कर को लागू किया गया था। और सेकेंड स्टेटमेंट ये कहता है कि केंद्र द्वारा 2 राज्यों के बीच में वस्तुओं के व्यापार पर लगने वाले कर को केंद्रीय विक्रय कर कहते हैं। अब आप ये बताइए कि इसमें से सही कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 52 पूरा आपके सामने है और इसे आप अच्छे से देख रहे हैं। देखिए, इसका बी हो जाएगा। इसमें सही चुनना था आपको, तो सिर्फ दूसरा वाला सही है, पहला वाला गलत है। पहला वाला गलत क्यों है? तो गलत इसलिए है क्योंकि असीम दास गुप्ता कमेटी थी जिसकी की रिकमेंडेशन थी, जिसपे कि भारत में मूल्यवर्धित कर को लागू किया गया था। यहाँ जो कमेटी का नाम दिया है वो गलत दिया है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 53 को देखते हैं। सेलेक्ट द इनकरेक्ट ऑप्शन। यहाँ 4 स्टेटमेंट है, उसमें से कोई एक गलत है और वही गलत आपको खोजना है। तो यहाँ पर भारत में जो वैट प्रणाली है, वैल्यू एडेड टैक्स की बात हो रही है। तो वैल्यू एडेड टैक्स सिस्टम जो है वाज इंप्लीमेंटेड फ्रॉम अप्रैल 1, 2005 इन 22 स्टेट एंड 5 यूनियन टेरिटरी इन इंडिया। इसे लागू करने की जो डेट है वो दी हुई है 1 अप्रैल 2005। इसमें ये 22 जो राज्य हैं उस समय के और 5 जो यूटीज थी उनमें लागू होता है। और उसके बाद देखिए, कुछ राज्य और कुछ जो यूटीज हैं वो छूट जाते हैं। द वैट सिस्टम वाज इंप्लीमेंटेड इन तमिलनाडु एंड पुडुचेरी इन ईयर 2007। इसके बाद आप सी वाले को देख रहे हैं। द वैट सिस्टम वाज इंप्लीमेंटेड इन उत्तर प्रदेश ऑन जनवरी 1, 2008 और हरियाणा वाज द फर्स्ट स्टेट टू इंप्लीमेंट द वैट सिस्टम एंड कर्नाटका वाज द लास्ट स्टेट टू इंप्लीमेंट द वैट सिस्टम। ये जो वैल्यू एडेड टैक्स प्रणाली है, यानी मूल्यवर्धित कर प्रणाली जिसे कहा जाता है, तो इसके बारे में ये 4 स्टेटमेंट आपने देखे हैं। अब आप बताइए इसमें से गलत कौन सा है। 3 सही है, कोई एक गलत है, और वो कौन सा है?
तो इसका डी वाला गलत है। यहाँ अगर आप देखिए तो डी वाले में खराबी है और बाकी सब सही है। तो जो सही स्टेटमेंट है उनको भी आपको देखना है, इसमें ऐसा नहीं कि जो सही है उसको छोड़ दिया। देखिए इसमें अगर देखा जाए तो हरियाणा जो है वो वैट व्यवस्था को लागू करने वाला पहला राज्य था और उत्तर प्रदेश वैट प्रणाली को लागू करने वाला अंतिम राज्य था। यहाँ पर क्या दिया हुआ है, कर्नाटका दे रखा है और इसीलिए जो डी वाला है ये गलत है, यहाँ पर यूपी होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 54 को देखिए। व्हेन वाज द गुड्स एंड सर्विस टैक्स इंट्रोड्यूस इन इंडिया, ये कब भारत में इंट्रोड्यूस किया जाता है। और उसके साथ ये भी पूछा गया है कि इंडियन जीएसटी मॉडल इज बेस्ड ऑन, मतलब ये किस जीएसटी मॉडल पर बेस है। हमारी जो सरकार है वो एक नंबर की नकलची है, दुनिया की नकल उतार कर अपने देश में इंप्लीमेंट करने का प्रयास करते हैं और इसीलिए सक्सेसफुल पॉलिसीज नहीं होती, अक्सर ये धोखा खा जाते हैं एन वक्त पे। तो आप देखकर बताइए कि इसमें से किसकी नकल उतार के यहाँ पे जीएसटी को लाया गया है। क्वेश्चन नंबर 54, और यहाँ पर अगर आप देखें 54 को तो सी वाला हो जाएगा। सी का मतलब ये है कि 1 जुलाई 2017 और कैनेडियन जीएसटी मॉडल जो है उसको यहाँ पर अप्लाई किया गया और इसीलिए ये बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं रहता है। पॉलिसीज क्षेत्र के हिसाब से होती है, चाहे वो एग्रीकल्चरल पॉलिसी हो या इकोनॉमिक पॉलिसी हो या सोशल पॉलिसी हो। अगर अपने देश की जमीन और अपनी जमीन से जुड़े हुए मामलों को देखकर पॉलिसी नहीं बनाई जाएंगी तो वो निश्चित रूप से असफल रहेंगी, चाहे जितनी भी अच्छी हो। स्ट्रेटजी आपकी खुद की होती है ना, आप पड़ोसी की स्ट्रेटजी पे तो सक्सेसफुल हो नहीं सकते। तो वही बात यहाँ पे दिखाई देती है और इसे आप समझ भी सकते हैं। तो कुल मिलाकर सी वाला सही। इसके बाद आगे चलते हैं, 55 को देखते हैं। एक्साइज ड्यूटी, यहाँ आप देख लीजिएगा, एक्साइज ड्यूटी वॉज नॉट लेविड बाई द स्टेट गवर्नमेंट ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग, यहाँ आप देखिए इंटॉक्सिकेंट, और इसमें एक ब्रैकेट में डाटा दिया हुआ है कि बिफोर इंप्लीमेंटिंग द गुड्स एंड सर्विस टैक्स, मतलब जब जीएसटी लागू नहीं हुआ था उससे पहले की बात है। निम्नलिखित में से किस मादक पदार्थ पर उत्पाद शुल्क राज्य सरकार के द्वारा नहीं लगाया जाता था पहले के समय में, जब जीएसटी नहीं आया था तब। तो ये शराब था, तंबाकू था, गांजा था, या इसमें से कोई नहीं, अल्कोहल, टोबैको और गांजा, या नॉन ऑफ दीज। तो इसमें अगर देखा जाए 55 को आप देख रहे हैं डी वाला हो जाएगा, इसमें से कोई नहीं। यहाँ पे नॉन ऑफ दीज का जो ऑप्शन है वो सही होता है। अर्थात ये कि केंद्रीय उत्पाद शुल्क जो है ये केंद्र सरकार देश के भीतर उत्पादित वस्तुओं पर लगाती थी, लेकिन मादक वस्तुएं जैसे कि शराब, तंबाकू, गांजा, इस पर उत्पाद शुल्क राज्य सरकारों के द्वारा लगाया जाता था। और यहाँ पर दिया हुआ है नॉट लेविड बाई, तो ये तीनों ही यहाँ पर लिए जाते हैं, मतलब लगाए जाते थे। अब तो ये जीएसटी के दायरे में आता है, तो इसलिए नॉन ऑफ दीज को हम चुनते हैं। इसके बाद 56 को देखते हैं। विच आईटी कंपनी हैज प्रिपेयर्ड द जीएसटीएन ऑनलाइन पोर्टल इन विच टू स्टेट कैन सेंट्रल गवर्नमेंट नॉट चार्ज स्टेट ड्यूटी ऑन एग्रीकल्चरल लैंड। कहने का मतलब यह है कि किस सूचना प्रौद्योगिकी कंपनी ने जीएसटीएन ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया है या तैयार किया है। और इसके बाद आपको ये बताना भी है कि केंद्र सरकार किन दो राज्यों में कृषि भूमि पर एस्टेट ड्यूटी नहीं लगा सकती। दो अलग अलग प्रश्न हैं, पहले वाले में आपको एक कंपनी का नाम बताना है और दूसरे वाले में राज्य जो दो हैं उनके नाम बताने हैं जहाँ पे जो स्टेट ड्यूटी है वो सरकार के द्वारा नहीं लगाई जा सकती। यहाँ नीचे विप्रो का नाम दिया है, इसके अलावा इन्फोसिस है, HCL टेक्नोलॉजीज है, इस प्रकार से दिया है, देखकर बताइए। और 56 जो आप देख रहे हैं इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। बी का मतलब यह है कि ये इन्फोसिस कंपनी है जो कि यहाँ पर आईटी कंपनी के तौर पे पूछी गई है, जीएसटीएन ऑनलाइन पोर्टल बनाने वाली। और जम्मू कश्मीर और वेस्ट बंगाल, यहाँ पे जो सेंट्रल गवर्नमेंट है ये स्टेट ड्यूटीज का चार्ज नहीं लगा सकती। इसके बाद आगे चलते हैं, मतलब किस चीज़ पर नहीं लगा सकती, तो एग्रीकल्चरल लैंड जो है उन पर नहीं लगा सकती। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 57, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन रिलेटेड टू इनडायरेक्ट टैक्स लेविड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। ये कारपोरेट टैक्स है, कैपिटल गेन्स टैक्स है, इसके अलावा डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स है, साथ ही साथ यहाँ पे फ्रिंज बेनिफिट टैक्स का नाम भी दिया है। मतलब इसे आप इस तरह से देखिए, निगम कर है, पूंजी लाभ कर है, लाभांश वितरण कर है और सीमांत लाभ कर है। आप देखकर बताइए कि अप्रत्यक्ष करों से संबंधित यहाँ पर सही विकल्प कौन सा है, केंद्र सरकार के द्वारा लगाए जाने वाले। और 57 का जो करेक्ट आंसर है, यहाँ सही पूछा है और सही कुछ भी नहीं है, तो हम डी को चुनते हैं, नॉन ऑफ दीज। केंद्र सरकार के द्वारा आरोपित जो इनडायरेक्ट, यहाँ पे इनडायरेक्ट और डायरेक्ट टैक्स दो तरह के होते हैं। तो जो डायरेक्ट टैक्स होते हैं उसमें निगम कर आता है, इसके अलावा पूंजी लाभ कर आता है, लाभांश वितरण कर आता है और सीमांत कर आता है। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि प्रत्यक्ष कर की जगह पे जो अप्रत्यक्ष कर का नाम है वो दे रखा है, तो इसीलिए ये पूरा प्रश्न जो है ये डिस्टर्ब है। अगर यहाँ पे पूछा होता कि प्रत्यक्ष कर कौन कौन से हैं तो ये सभी सही हो जाते, लेकिन असल में ये सभी जो है ये क्या है, प्रत्यक्ष कर है और यहाँ पे अप्रत्यक्ष दिया है, तो इसीलिए इसमें से कोई नहीं। ठीक, आगे चलते हैं। ये जितने भी टैक्स आप यहाँ देख रहे हैं ना, ये केंद्र सरकार के द्वारा लगाए जाने वाले या चलाए जाने वाले प्रत्यक्ष कर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 58 में देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग टैक्स इज अ डायरेक्ट टैक्स लेविड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। कस्टम ड्यूटी, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी अभी आपने पीछे देखा है, जीएसटी और यूनियन सेल्स टैक्स। आप बताइए इसमें से प्रत्यक्ष कर कौन सा है जो कि केंद्र सरकार के द्वारा लगाया जाता है।
तो 58 को अगर देखा जाए तो इसमें कोई भी जो उत्तर है वो सही नहीं होता है। इसमें अगर आप ध्यान से देखें तो सीमा शुल्क, केंद्रीय उत्पाद शुल्क, इसके अतिरिक्त आप देखें तो वस्तु और सेवा कर, केंद्रीय बिक्री कर, ये सब जो चीजें हैं ये सब इनडायरेक्ट टैक्स है और यहाँ पर दिया हुआ है डायरेक्ट टैक्स। तो ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का फंडा आपको याद रखना है, इसमें कोई भी विकल्प जो है वो सही नहीं। ठीक, यहाँ जितने भी विकल्प हैं वो सभी इस उत्तर जो प्रश्न है इसकी डिमांड को पूरा नहीं करते। इसके बाद 59 को देखते हैं, सेलेक्ट द इनकरेक्ट ऑप्शन। यहाँ पे फाइनेंस कमीशन के नाम दिए हुए हैं, मतलब पहला, दूसरा, तीसरा ऐसे करके, और उसके जो चेयरमैन थे वो कौन से थे ये भी आपको देखना है। मतलब दोनों का मिलान आपको इसमें किया हुआ है पहले से, जो गलत है उसका चुनाव करना है। देख लीजिए, तो जो सेकेंड फाइनेंस कमीशन था उसके चेयरमैन थे के संथानम, यहाँ आप देख सकते हैं। 9वां जो 9th नंबर का फाइनेंस कमीशन था उसके जो अध्यक्ष थे उनका नाम कृष्णचंद्र पंत था। 12वें फाइनेंस कमीशन के जो अध्यक्ष थे उनका नाम सी रंगराजन था, और जो 13वां वित्त आयोग था उसके अध्यक्ष का नाम विजय केलकर था। तो आप ये बताइए इसमें से गलत कौन सा है? कोई एक गलत है, और इसमें जो बी वाला है वही गलत है। 9वें कृष्णचंद्र पंत नहीं थे बल्कि 10वें नंबर के थे कृष्णचंद्र पंत। ठीक, 10th फाइनेंस कमीशन जो था उसके जो अध्यक्ष थे वो कृष्णचंद्र पंत थे, यहाँ पे 9वां दे रखा है, तो बी वाला गलत है, बाकी सब सही है। तो जो सही है उसको भी आपको याद रखना है। इसके बाद अरेंज द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर बेस्ड ऑन देयर ईयर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट। तो नॉर्थ अमेरिका फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, ये समझौतों के नाम दे रखे हैं। इसके अलावा कुछ ऑर्गेनाइजेशन भी हैं, तो नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, इसके अलावा एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन और ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, मतलब ओपेक की बात हो रही है। तो यहाँ आप देखकर बताइए कि कालानुक्रम इनका कौन सा सही होगा, पहले कौन सा स्थापित हुआ और बाद में कौन सा स्थापित हुआ, क्रमवार तरीके से इसे अरेंज करना है और नीचे जो विकल्प है उसमें से चुनना है। तो ये 60वें क्वेश्चन को आप ध्यान से देख लीजिए, इसमें स्थापना वर्ष अगर आपको याद होगा तो बहुत आराम से आप कर सकते हैं, और इसका जो करेक्ट आंसर है वो सी हो जाएगा। सी का मतलब ये है कि इसमें तीसरा, दूसरा, पहला, इसको उलट देंगे और ये सही हो जाएगा। मतलब तात्पर्य ये है कि उत्तरी अमेरिका मुक्त व्यापार समझौता जो है इसकी जो डेट है, यहाँ पे कहा गया है ना नॉर्थ अमेरिका फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, तो इसकी जो डेट है वो कौन सी हो जाएगी? यहाँ 1994 हो जाएगी, 1994। एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग संगठन को अगर देखें तो ये 1989 का है, और पेट्रोलियम निर्यातक देशों का जो संगठन है यानी ओपेक की बात हो रही है, तो उसकी जो डेट है वो 1960 की है। अब इसे उलट दीजिए तो ये क्रम सही हो जाएगा। इसके बाद आगे चलते हैं, मतलब सबसे पहले वाला ये, उसके बाद ये, उसके बाद तब सबसे लेटेस्ट वाला ये वाला, मतलब उत्तर अमेरिका मुक्त व्यापार समझौता। तो सी वाले को हमने चुना है। 61 को देखते हैं, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। इसमें ये बोला जा रहा है कि इन द 2021-22 बजट एन एलोकेशन ऑफ रेट 35,000 करोड़ हैज बीन मेड फॉर कोरोना कैरी। मतलब इसमें ये कहा गया कि जो कोरोना प्रतिरोधी वैक्सीन है, यहाँ पे कैसीन दिया हुआ है, असल में ये पूरा वर्ड होगा वैक्सीन। ठीक, मतलब टीकाकरण की बात हो रही है। तो 2021-22 के बजट में कोरोना प्रतिरोधी वैक्सीन के लिए 35,000 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है, और सभी जो भारतीय हैं वहां तक वैक्सीन नहीं पहुंच रही है। उसके बाद जो सेकंड स्टेटमेंट है उसमें देखिए, 2021-22 बजट में सरकार ने जनजातीय क्षेत्रों में 750 एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय स्थापित करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। इस प्रकार से ये दो स्टेटमेंट है, सही कौन सा है ये बताइए। 61 देखिए, 61 का जो करेक्ट आंसर है ध्यान से देख लीजिएगा, ए वाला हो जाएगा। ए का मतलब यह है कि इसमें पहला वाला सही है, पहला वाला जो कोरोना प्रतिरोधी वैक्सीन की बात हो रही है इसके बारे में डाटा सही है, लेकिन जो सेकंड वाला है वो गलत है। यहाँ अगर आप देखें तो 2021-22 का जो बजट था उसमें सरकार ने जनजातीय क्षेत्रों के लिए यानी जो ट्राइबल एरियाज थे उनके लिए वहां पे 750 एकलव्य मॉडल आवासीय स्कूल स्थापित करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। इनकी संख्या कितनी है यहाँ अगर आप देखें, और इसे अगर आप ध्यान से देखें तो दोनों इसमें सही है, कोई भी जो है वो गलत नहीं है। यहाँ दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही है, पहला वाला भी सही है और दूसरा वाला भी सही है, दूसरे वाले में भी खराबी नहीं है, और इसीलिए हम इसमें सी का चयन करते हैं। इसका जो करेक्ट आंसर है वो कौन सा होगा, यहाँ पे हमें सही विकल्प चाहिए था, तो जो सी वाला आंसर है वो सही होगा। इसकी उत्तर माला में सिर्फ पहला दिया है, तो इसमें दूसरा भी तो सही है। 750 मॉडल आवासीय विद्यालय वाला जो मामला है ये भी ठीक है, और बजट का जो समय दिया है 2021-22 वाला वो भी ठीक है। तो सी वाले को चुनते हैं और आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 62 को देखिए, और 62वें क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है, यहाँ आप देख सकते हैं, मेगा इन्वेस्टमेंट टेक्सटाइल पार्क योजना से संबंधित सही विकल्प का आपको चयन करना है। तो बजट 2021-22 के लिए इसका जो प्रावधान है वो दिखाई देता है। इस योजना के तहत अगले 3 वर्षों में 8 जो टेक्सटाइल पार्क है वो स्थापित किए जाएंगे, और बी वाले में कहा गया कि अंडर दिस स्कीम 7 टेक्सटाइल पार्क विल बी एस्टैब्लिश इन नेक्स्ट 5 ईयर्स। अगले 5 वर्षों में करीब 7 जो टेक्सटाइल पार्क है वो एस्टैब्लिश किए जाएंगे, और अगले 2 वर्षों में 3 टेक्सटाइल पार्क स्थापित किए जाएंगे। इस प्रकार से दिया है, और डी वाले में कह दिया है कि इसमें से कोई भी जो है वो नहीं होगा। तो आप ये बताइए सही कौन सा है। 62, और इसमें 62 का जो डी वाला है वही सही, नॉन ऑफ दीज, कोई भी जो है वो सही नहीं। सही ये है कि 2021-22 का जो बजट था उसमें मेगा इन्वेस्टमेंट टेक्सटाइल पार्क शुरू करने की जो योजना है, मतलब योजना की जो शुरुआत है उसकी घोषणा की गई है, और इसके अंतर्गत 3 वर्षों में 7 टेक्सटाइल जो पार्क है उनकी स्थापना की जाएगी। ठीक है, 7 टेक्सटाइल पार्कों की स्थापना की जाएगी। इसमें जो ए वाला है वो
पहले ही गलत हो जाता है और उसके बाद जो आगे वाले हैं वो भी इसी आधार पे गलत हो जाते हैं। 5 वर्षों में 7 स्थापित किए जाएंगे, ऐसा कहा गया है। तो इसमें जितने हैं वो सभी डिस्टर्ब हैं और इसीलिए हम डी का चयन करते हैं। 63 को देखते हैं। यहाँ आपको गलत विकल्प का चयन करना है। तो इसमें कहा गया कि बजट 2021-22 में राजस्व घाटे को सकल घरेलू उत्पाद का 5.1% रहने का अनुमान लगाया गया है। मतलब बजट जो 2021-22 का है उसमें रेवेन्यू डिफेक्ट जो है उसका एस्टिमेट लगाया गया है कि वो 5.1% ऑफ जीडीपी रहेगा। और उसके बाद जो सेकंड स्टेटमेंट है उसमें कहा जा रहा है कि 2021-22 का ये जो बजट है इसमें राजकोषीय घाटे को सकल घरेलू उत्पाद का 6.4% यानी 6.4% रहने का अनुमान लगाया गया है। तो आप ये बताइए कि इसमें से गलत कौन सा है। इनकरेक्ट ऑप्शन आपको चूज करना है। पूरा प्रश्न आपके सामने। और 64 का जो माफ कीजिएगा 63 जो है इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। बी का मतलब ये है कि इसमें दूसरा वाला जो है वही इनकरेक्ट है और हमें इनकरेक्ट ही चाहिए था। बजट 2021-22 की अगर हम बात करें तो इसमें राजस्व घाटा करीब 11,40,576 करोड़ रहने का अंदाजा लगाया गया है, जो कि 5.1% जीडीपी का होता है। सही बात है, तो पहला सही था। दूसरा इसलिए गलत है क्योंकि वहां पे करीब 15,06,812 करोड़ रुपए रहने का जो राजकोषीय घाटा है उसको अंदाजा लगाया गया है। और इसमें अगर देखा जाए तो सकल घरेलू उत्पाद का ये 6.8% होगा। यहां पर कितना दिया है? 6.4 दिया है, इसीलिए दूसरा वाला गलत है और हमें गलत ही चाहिए था। 64 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 64 में आपको करेक्ट चुनना है। तो इसमें ये बोला जा रहा है कि इंडियाज रैंक इन ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 2020, मतलब भारत की रैंकिंग ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट में जो 2020 का डाटा था उसमें 130वीं थी, 130वीं रैंक प्राप्त हुई थी। और उसके बाद ये कहा गया कि आयरलैंड को ये जो मानव विकास रिपोर्ट है यानी ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट है इसमें दूसरी रैंक प्राप्त हुई है। यहाँ 2020 की बात हो रही है। उसके बाद मानव विकास रिपोर्ट जो 2020 वाली है इसमें भारत की रैंक 127वीं है, ये भी दिया हुआ है। और स्विट्जरलैंड को मानव विकास रिपोर्ट यानी ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट में 2019 का जो डाटा है उसमें तीसरी रैंक प्राप्त हुई है। तो जो रिपोर्ट होती है या इंडेक्स होते हैं उसमें एक साल पीछे का जो डाटा होता है वो भी देख लेना चाहिए, कभी कभी पूछा जाता है। तो इसमें से सही विकल्प का आपको चयन करना है। 64 पूरा आपके सामने है। देखिए इसका जो करेक्ट आंसर है वो बी हो जाएगा। बी का मतलब ये हुआ कि इसमें आयरलैंड हैज गॉट द सेकंड रैंक इन ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 2020, ये वाला जो है इसमें आपका सही है और बाकी जितने हैं वो गलत है। मानव विकास रिपोर्ट 2020 की अगर बात करें तो दूसरी रैंक आयरलैंड की आप देख ही रहे हैं। भारत की जो रैंक थी वो 130वीं नहीं बल्कि 131वीं थी। यहाँ पे 130वीं दिया इसलिए पहला गलत है। और मानव विकास रिपोर्ट 2019 की अगर बात करें तो तीसरी रैंक आयरलैंड को प्राप्त हुई थी और भारत की रैंकिंग 129वीं थी। इस प्रकार से 2020 और 2019 का डाटा हमने यहाँ पर देखा और उसमें से सिर्फ बी वाला सही था। 65 को देखते हैं। सेलेक्ट द इनकरेक्ट ऑप्शन। इंडियाज रैंक इन वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2020 और ये कितनी थी? तो 144 थी। इसके बाद थर्ड रैंक इन द वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2020 स्विट्जरलैंड, मतलब इसमें तीसरी पोजीशन किसकी थी? वो स्विट्जरलैंड की थी। और इंडियाज रैंक इन वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2019 एक साल पीछे का 114th है। इसके बाद आप देख रहे हैं कि यहाँ पे थर्ड रैंक इन वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2019 आइसलैंड की है। कहने का मतलब ये है कि इसमें जो विश्व प्रसन्नता सूचकांक है यानी वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स है उसमें 2019 का जो डाटा है वो दिया है और 2020 का दिया है। तो जो 2019 वाला है उसमें तीसरी रैंक प्राप्त करने वाला आइसलैंड था और भारत का जो स्थान था वो 140वां था। और अभी जो 2020 वाला डाटा है उसमें भारत का स्थान है 144वां और जो तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है वो स्विट्जरलैंड को प्राप्त हुआ है। तो आप ये बताएंगे इसमें से कि इनकरेक्ट कौन सा है। 65 आप देख रहे हैं, डी हो जाएगा। थर्ड रैंक इन वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2019 ये आइसलैंड दिया हुआ है। जबकि यहाँ अगर देखा जाए तो जो 2019 का डाटा था उसमें भारत को 140वां स्थान प्राप्त हुआ था और शीर्ष जो टॉप 3 कंट्रीज कही जाती हैं उसमें फिनलैंड का पहला स्थान था, डेनमार्क का दूसरा स्थान था और नॉर्वे का तीसरा स्थान था। आमतौर पर इस प्रकार के जो इंडेक्सेस होते हैं उसमें स्कैंडिनेवियन कंट्रीज बाजी मार ले जाती, तो यहाँ यही क्रम रहेगा, फिनलैंड, डेनमार्क और नॉर्वे। इसके बाद आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 66 को देखते हैं। यहाँ ये कहा जा रहा है कि द रैंक ऑफ इंडिया इन इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट इंडेक्स 2020 एंड द इंक्लूसिव ग्रोथ एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट 2018, दो अलग अलग यहाँ पे इंडेक्स और रिपोर्ट का नाम दिया है। मतलब अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा अधिकार सूचकांक है और समावेशी वृद्धि और विकास रिपोर्ट है। एक 2020 का है और एक जो है वो 2018 की। इसमें दोनों में भारत की रैंकिंग आपको बतानी। नीचे विकल्प दिया है, बताइए। और 66 का जो करेक्ट आंसर है वो डी हो जाएगा। इसमें से कुछ भी सही नहीं है। तो सही क्या है? मतलब वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स को आपने पीछे देख ही लिया है, अब ये वाला देख लीजिए। इसमें अगर देखा जाए तो भारत की रैंकिंग जो अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा अधिकार सूचकांक 2020 है उसमें 40वीं है। ठीक, 40वीं रैंक प्राप्त हुई है ये जो इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट इंडेक्स है उसमें भारत की। और उसके बाद आप देख रहे हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट जो है 2018 वाली, उसमें भारत की रैंकिंग कितनी है? उसमें अगर देखा जाए तो 62वें स्थान पे। ठीक, तो यहाँ दोनों रैंकिंग आपको याद रखनी।
इसके बाद आगे चलते हैं, 67 को देख लेते हैं। द रैंक ऑफ इंडिया इन ग्लोबल पीस इंडेक्स, यानी जो वैश्विक शांति सूचकांक 2020 है उसमें, और ग्लोबल पीस इंडेक्स 2020 वाला का जो डाटा है उसमें अगर देखा जाए तो पूछा यह गया है। अच्छा, यहाँ ध्यान दीजिएगा कि दोनों 2020 दे दिया है और इधर हिंदी वाले में सही दिया है। मतलब 2020 का जो आंकड़ा था उसमें भारत की कौन सी रैंकिंग थी ये पूछा जा रहा है, और 2019 वाले में भारत की रैंकिंग क्या थी, एक साल पीछे वाला, वो भी आपको बताना है। ये सही प्रश्न है। अंग्रेजी वाले में दोनों 2020 छप गया है, ये वाला जो लास्ट वाला है ये 2019 होगा। तो पहले आपको 2020 की भारत की रैंकिंग बतानी है और उसके बाद तब जाकर भारत की जो 2019 की रैंकिंग है वो बतानी है। तो बताइए इसमें से कौन सा पेयर सही होगा। देखिए, इसका बी हो जाएगा। बी का मतलब यह है कि 139वीं और 141वीं, ठीक, 2020 में 139वीं और 2019 का जो डाटा था उसमें 141वीं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 68 को देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रिपोर्ट इज रिलीज बाय द यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क। मतलब ये जो नेटवर्क है इसके द्वारा इसमें से कौन सी रिपोर्ट जारी की जाती है, और साथ में ये भी पूछा गया है कि व्हेन वाज सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क एस्टैब्लिश, ये एस्टैब्लिश कब हुआ था, इसकी स्थापना कब हुई थी, वो डेट आपको बतानी है। तो नीचे आप देख लीजिए, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2011 दिया है, ग्लोबल पीस इंडेक्स 2012 दिया है, इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट इंडेक्स और 2010 दिया है, और नॉन ऑफ दीज का भी ऑप्शन है। तो आप देखकर बताइए इसमें से कौन सा होगा। 68, देखिए इसका डी हो जाएगा, नॉन ऑफ दीज, कुछ भी नहीं। तो सही क्या है, यूएन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क, ये विश्व प्रसन्नता सूचकांक यानी जो वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स है उसको जारी करता है, ठीक। और सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क की स्थापना 2012 में की गई थी। ये सही डाटा है और इसमें कोई भी जो फैक्ट है वो मैच नहीं कर रहा है और इसीलिए हमने डी को चुना है। इसके बाद 69 को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 69 में ये पूछा जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इंडेक्स इज रिलीज बाय द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ग्लोबल कॉम्पिटेटिवनेस इंडेक्स, वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक, और प्रतिस्पर्धात्मकता सूचकांक इसको कहा जाता है, असल में कॉम्पिटेटिवनेस कहा गया है ना, और ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स है, इसके अलावा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स है, और नॉन ऑफ दीज का भी ऑप्शन है। तो आप ये बताइए कि विश्व आर्थिक मंच के द्वारा कौन सा सूचकांक जारी होता है। क्वेश्चन नंबर 69, 69, और इसमें अगर देखा जाए तो इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, यानी ग्लोबल कॉम्पिटेटिवनेस इंडेक्स जो है उसे जारी करने वाली संस्था है विश्व आर्थिक मंच यानी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। इसके बाद 70 को देखते हैं। सेलेक्ट द इनकरेक्ट ऑप्शन। वर्ल्ड बैंक के बारे में कहा गया है, इश्यूज, यहाँ देख लीजिए, इश्यूज द वर्ल्ड ट्रेड रिपोर्ट, मतलब ये क्या करता है, वर्ल्ड ट्रेड रिपोर्ट को इश्यू करता है, अर्थात जारी करता है। इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड जो है ये इश्यू करता है वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक को, और वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो है यानी WTO इश्यूज द वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट। अलग अलग रिपोर्ट कौन कौन सी संस्था जारी करती है ये भी आपको पता होना चाहिए, न सिर्फ इंडेक्स बल्कि रिपोर्ट के बारे में भी पूछा जाता है। तो इसे आप देखकर बताइए कि इसमें से गलत कौन सा है। पूरा प्रश्न आपके सामने है, 70वां, और इसका जो करेक्ट आंसर है वो सी हो जाएगा। सी का मतलब ये है कि इसमें पहला और तीसरा गलत हमें चुनना था, याद रखिएगा, गलत चुनना था। तो पहला और तीसरा गलत है, ये दोनों गलत हैं। कैसे गलत है, दूसरा सही है तो दूसरे को भी आप याद रखेंगे। देखिए, विश्व व्यापार संगठन जो है वो इसे अगर देखा जाए तो ये वर्ल्ड ट्रेड रिपोर्ट जारी करता है, मतलब वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो है वो वर्ल्ड ट्रेड रिपोर्ट जारी करता है। वैसे भी आप यहाँ पे थोड़ा सा गेस वर्क लगाते तो बहुत आराम से ट्रेड से ट्रेड को मिला सकते थे और ये मैच हो जाता, ठीक है। विश्व बैंक के द्वारा इसको नहीं बल्कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जारी किया जाता है। और विश्व विकास रिपोर्ट की अगर बात की जाए यानी वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, तो उसको वर्ल्ड बैंक जारी करता है। ये रिवर्सिबल हो गया, उल्टा हो गया है, ठीक। तो पहला और तीसरा गलत है और हमें गलत ही चाहिए था। 71 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 71 में ये पूछा जा रहा है कि गलत कौन सा है। तो इसमें बताया गया है कि वर्ल्ड स्टैंडर्ड डे इज ऑब्जर्व एवरी ईयर ऑन 24 अक्टूबर। विश्व मानक दिवस प्रतिवर्ष 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। द मेन थीम ऑफ वर्ल्ड स्टैंडर्ड्स डे इन द ईयर 2019 वॉज वीडियो स्टैंडर्ड क्रिएट अ ग्लोबल स्टेज, मतलब ये उसका थीम दिया हुआ है जो 2019 का दिवस था उसमें। और द वर्ल्ड स्टैंडर्ड डे वॉज सेलिब्रेटेड फॉर द फर्स्ट टाइम इन ईयर ऑफ 1972, मतलब 1972 में इसको पहली बार सेलिब्रेट किया गया था। और फोर्थ वाले को आप देख रहे हैं, द मेन थीम ऑफ वर्ल्ड स्टैंडर्ड डे इन ईयर 2020 वॉज प्रोटेक्टिंग द प्लैनेट विथ स्टैंडर्ड्स। अब आप ये बताइए कि इसमें से गलत कौन सा है। 3 सही होंगे तो जो 3 सही है उनका डाटा भी आपको याद रखना है। अब देख लीजिए, और इसे अगर देखा जाए तो इसका जो करेक्ट आंसर है, यहाँ ध्यान से देख लीजिएगा, ये है क्वेश्चन नंबर 71। गलत आपको चुनना है, बी वाला हो जाएगा। बी का मतलब ये है कि इसमें पहला और तीसरा, पहला गलत है और तीसरा गलत है, दूसरा सही है और जो इसका लास्ट वाला है यानी चौथा वो इसमें सही है। तो इसे अगर देखा जाए तो विश्व मानक दिवस यानी वर्ल्ड स्टैंडर्ड डे ये 14 अक्टूबर को मनाया जाता है। 24 को नहीं मनाया जाता बल्कि 14 अक्टूबर को मनाया जाता है। और 1970 में पहली बार इसको मनाया गया था। यहाँ पे दिया हुआ है 1972, इसीलिए पहला वाला और तीसरा वाला है ये गलत है। 1970 होगा और वहां पे 14 अक्टूबर होगा, ध्यान दीजिएगा, और बाकी सब डाटा सही। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 72 को देखिए। सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन रिलेटेड टू स्टैंडर्ड सर्टिफिकेट। अभी हमने स्टैंडर्ड डे को देखा है, अभी स्टैंडर्ड सर्टिफिकेट जो जारी होते हैं ISO वाले उनको देखना है।
तो इसमें करेक्ट कौन सा है वो आपको बताना है। ISO 9001 को अगर देखा जाए तो ये गुणवत्ता प्रमाणन के लिए यानी क्वालिटी सर्टिफिकेशन के लिए दिया जाता है। और ISO 14001 ये जो है ये खाद्य सुरक्षा प्रमाणन यानी जो फूड सेफ्टी सर्टिफिकेशन है उसके पर्पज से दिया जाता है। और इन्वायरमेंटल सर्टिफिकेशन की अगर बात करें तो उसके लिए ISO 22000 ये वाला जो यहाँ सर्टिफिकेट है वो दिया जाता है। ये सर्टिफिकेट का क्रमांक है, आपको ये बताना है कि इसमें से सही कौन सा है। 72 देखिए 72 का सिर्फ पहला वाला ही सही है और इसीलिए हम ए का चयन करते हैं, बाकी ये दोनों के दोनों यहाँ झूठ बोल रहे हैं। झूठ क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ISO 14001 जो है ये सर्टिफिकेट पर्यावरण प्रमाणन के लिए दिया जाता है और जो 22000 वाला आपको दिखाई दे रहा है लास्ट वाला वो खाद्य सुरक्षा प्रमाणन के लिए दिया जाता है। तो ये उल्टा कर दिया, ये वाला इसमें और वो वाला इसमें होना चाहिए था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 73, सेलेक्ट द इनकरेक्ट ऑप्शन। NR नारायणन मूर्ति कमेटी, ये जो कमेटी है ये किस पर्पज से स्टैब्लिश की गई थी? तो उसके आगे लिखा हुआ है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इंडिजीनियस टी इंडस्ट्री, जो स्वदेशी चाय उद्योग है उसके विकास के लिए। सप्तऋषि कमेटी की अगर बात करें तो ये एजुकेशनल रिफॉर्म के लिए स्थापित की गई थी, स्टैब्लिशमेंट इसकी हुई थी। और कोठारी कमीशन जो है ये कारपोरेट गवर्नेंस का जो सेक्टर होता है उसके लिए स्टैब्लिश किया गया था। तो आप ये बताइए कि इसमें से इनकरेक्ट कौन सा है? गलत विकल्प की जो तलाश है वो आपको करनी है, इसमें आप देख लीजिए। और 73 जो है इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। इसमें जितने हैं वो सब के सब इनकरेक्ट हैं। ऑल ऑफ दीज को चुन रहे हैं आप, तो इसका मतलब है कि जितने हैं वो सब गलत है। सही क्या है? NR नारायण मूर्ति कमेटी जो है ये कारपोरेट गवर्नेंस के लिए स्टैब्लिश की गई थी। सप्तऋषि कमेटी जो है ये स्वदेशी चाय उद्योग वाला जो मामला है, मतलब टी इंडस्ट्री वाला, उसके लिए स्टैब्लिश की गई थी। और कोठारी कमीशन ये एजुकेशनल रिफॉर्म के पर्पज से स्टैब्लिश किया गया था, ये इनका मेन पर्पज है। तो इसमें हम डी को चुनते हैं, सब गलत है। 74 को देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग कमेटी वॉज नॉट फॉर्म इन द ईयर 2006। 2006 में इसमें से कौन सी कमेटी स्टैब्लिश या स्थापित नहीं की गई थी? मालेगांव कमेटी है, शुंगलू कमेटी है, दीपक पारेख कमेटी है और पाठक कमेटी। बताइए। तो 74 का सी हो जाएगा। इसमें जो दीपक पारेख कमेटी है इसे आप देख रहे हैं, मालेगांव, शुंगलू और पाठक ये जो समितियां हैं ये 2006 की हैं। दीपक पारेख कमेटी जो है ये 2007 यानी 2007 की, ठीक। और जो नहीं 2006 की है वही हमें देखनी थी, तो हमने सी को चुना है। 75 को देखिए, व्हेन हैड द नोबेल प्राइज फॉर इकोनॉमिक्स बीन गिवन टू 3 पर्सन फॉर मैकेनिज्म डिजाइन थियरी। यहाँ पे आप देखिए कौन सी थियरी के लिए नोबेल प्राइज दिया गया, तो वही पूछा गया। व्हेन हैड द नोबेल प्राइज फॉर इकोनॉमिक्स हैज बीन गिवन टू 3 पर्सन, मतलब ये 3 व्यक्तियों को दिया गया फॉर मैकेनिज्म डिजाइन थ्योरी। हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ दोज पीपल, मतलब वो 3 व्यक्ति जो थे उसमें से कौन एक यहाँ पर नहीं है, मतलब उन 3 में शामिल जो नाम नहीं है वो आपको चुनना है। और प्लस ये बताना है कि ये जो मैकेनिज्म डिजाइन थियरी है इसके एवज में नोबेल पुरस्कार किस वर्ष दिया गया था इकोनॉमिक्स का। और भारत से इकोनॉमिक्स का नोबेल जीतने वाले भारतीय अर्थशास्त्री थे अमर्त्य सेन, उन्हें प्राप्त हुआ था। फिलहाल देखकर बताइए। तो 75 को अगर आप देखें तो इसका बी हो जाएगा। बी वाला मतलब यहाँ पे 2007 और पाउल क्रूगमैन का नाम आता है। मतलब जो 3 व्यक्ति हैं वो कौन से हैं? यहाँ पे प्रश्न से आपको कई चीजें पता लगती हैं। ये जो यहाँ पे आप देख रहे हैं ना थियरी, मैकेनिज्म डिजाइन थियरी, इसको देने वाले 3 व्यक्ति थे, लियोनिड हर्कविग्स, इसके अलावा एरिक मस्किन और मायरसन। ये जो 3 व्यक्ति हैं इनके नाम आपको याद रखने हैं। और इनको इसी थियरी को देने के उद्देश्य से 2009 वाला नोबेल प्राइज है वो यहाँ पर दिया जाता है। माफ कीजिएगा, 2007 वाला जो नोबेल प्राइज है वो यहाँ पे दिया जाता है। 2007 में ये जो 3 व्यक्ति हैं इनको नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। लियोनिड है, एरिक है और मायरसन। पॉल क्रूगमैन का नाम उसमें नहीं आता है। ये जो नोबेल पुरस्कार आप देख रहे हैं ये अल्फ्रेड नोबेल की वसीयत के हिसाब से उन्हीं की जो यहाँ पे मूल राशि है या जमा धन है उसी के ब्याज से दिया जाता है। उसका जितना भी ब्याज एक वर्ष में इकट्ठा होता है उससे इन पुरस्कारों को गठित किया गया है। शुरुआत में ये विज्ञान के क्षेत्र में ही दिया जाता था, मतलब शुरुआत इसकी फिजिक्स के नोबेल से होती है। और सबसे पहला जो नोबेल है वो 1901 में दिया जाता है प्रोफेसर रॉन्जन को एक्स किरणों के आविष्कार के लिए। ये फिजिक्स के क्षेत्र का था। और उसके बाद धीरे धीरे इसका दायरा बढ़ता है। तो इसमें आप देखते हैं कि जो अर्थशास्त्र वाला क्षेत्र है उसमें भी नोबेल दिया जाता है, चिकित्सा के क्षेत्र में दिया जाता है, शांति के क्षेत्र में दिया जाता है। ऐसे इनका दायरा बढ़ गया। फिलहाल इसका जो करेक्ट आंसर है वो बी हो जाएगा। 76 को देखिए, सेलेक्ट द इनकरेक्ट ऑप्शन। गलत विकल्प का चयन करना है। तो ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, इसका जो हेडक्वार्टर है वो पेरिस में है। इसके अलावा जो सार्क है यानी दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन, उसका मुख्यालय काठमांडू में है। और जो एशियन डेवलपमेंट बैंक है यानी एशियाई विकास बैंक, उसका मुख्यालय मनीला में है। तो गलत कौन सा है ये बताइए, हेडक्वार्टर आपको पता होने चाहिए। देखिए 76 जो है इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। इसमें कुछ भी तो गलत नहीं है, जितने हैं वो सब सही हैं। तो सही है तो उनको आपको याद करना पड़ेगा कि किसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है। ये प्रश्न का अच्छा मैटर होता है, मतलब इसमें आप देख लेंगे कि कौन सा कहाँ पे है और इसको याद कर लेंगे। इसके बाद 77 को देखिए, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। अकॉर्डिंग टू अरविंद नारायणन कमेटी, यहाँ पे अरविंद मायाराम कमेटी है, ठीक है। अरविंद नारायणन मायाराम इनका पूरा नाम था। तो आप पूरे नाम से भी देख सकते हैं और यहाँ जो दिया है उससे भी देख सकते हैं। तो अरविंद नारायणन मायाराम कमेटी जो है इसके हिसाब से
विदेशी संविभाग निवेश के अंतर्गत भारत में किसी सूचीबद्ध या गैर सूचीबद्ध कंपनी की चुकता पूंजी में 10% तक के सभी एकल विदेशी निवेश पोर्टफोलियो निवेश कहलाते हैं। मतलब 10% तक की रेंज वाले जितने भी सभी एकल विदेशी निवेश हैं वो पोर्टफोलियो निवेश की सूची में आते हैं। पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट की बात हो रही है। और उसके बाद जो सेकंड स्टेटमेंट है उसमें कहा जा रहा है कि भारत सरकार के पूर्व वित्त सचिव KR वेणुगोपाल की अध्यक्षता में मार्च 2013 में एक समिति का गठन किया गया जिसका उद्देश्य प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को परिभाषित करना था। तो आप ये बताइए कि ये जो दो बड़े बड़े स्टेटमेंट थे इसमें से सही कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 77 को आप पूरा देख रहे हैं और इसका जो करेक्ट आंसर है वो ए हो जाएगा, यानी ओनली फर्स्ट, केवल पहला वाला इसमें सही। भारत सरकार ने पूर्व वित्त सचिव अरविंद मायाराम की अध्यक्षता में, अरविंद नारायण मायाराम, इनकी अध्यक्षता में वर्ष 2013 में एक कमेटी का गठन किया था और इसका उद्देश्य FDI और FII को परिभाषित करना था। ठीक, तो केवल इसका पहला वाला जो है वो सही। इसके बाद आगे चलते हैं। यहाँ पर 78 को देखिएगा, इनकरेक्ट ऑप्शन आपको चूज करना है। तो ग्रीनफील्ड FDI यानी प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के बारे में कहा गया है कि ऐसा प्रत्यक्ष विदेशी निवेश जिसमें पहले से ही स्थापित किसी कंपनी में निवेश किया जाता है। और ब्राउनफील्ड प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को अगर देखें तो द फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट थ्रू विच न्यू कंपनी यूनिट और इंफ्रास्ट्रक्चर इज डेवलप्ड। यहाँ आप देख सकते हैं। तो इसमें से इनकरेक्ट ऑप्शन कौन सा है, ये पूरा प्रश्न आपके सामने है। देखिए 78 का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, मतलब बोथ फर्स्ट एंड सेकंड ये दोनों ही जो है यहाँ पे गलत है। गलत विकल्प की तलाश करनी थी तो दोनों गलत है। सही क्या है, ब्राउनफील्ड FDI जो है उसकी डिफिनीशन ये वाली होगी। जो ऊपर दिया है ना ये ब्राउनफील्ड की डिफिनीशन है, और जो नीचे दिया है यहाँ पे आप देखिए ब्राउनफील्ड जो प्रत्यक्ष विदेशी निवेश है उसकी डिफिनीशन ये वाली है। ऐसा प्रत्यक्ष विदेशी निवेश जिसे पहले से ही स्थापित किसी कंपनी में निवेश के आधार पर किया जाता है। ठीक, और जो ग्रीनफील्ड प्रत्यक्ष विदेशी निवेश है उसको अगर देखें तो वो ऐसा प्रत्यक्ष विदेशी निवेश है जिसके माध्यम से नई कंपनी इकाई या आधारित संरचना का विकास किया जाता है। तो ये उल्टा दे दिया है, मतलब एक का दूसरे में और दूसरे का पहले में। इसमें कौन सा आंसर होगा, इसका अगर देखा जाए तो सी वाला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 79। यहां आपको गलत विकल्प का चयन करना है। 3 स्टेटमेंट है। तो मनी लॉन्ड्रिंग कानून 2002 में भारत में बनाया गया था। मनी लॉन्ड्रिंग कानून अब तक 4 बार अमेंड किया जा चुका है, यानी उसमें संशोधन किया जा चुका है। मुद्रा प्रक्षालन निरोधन यानी ये संशोधित कानून है, इसे कहा जाता है कंसेलमेंट ऑफ द मनी एक्विजिशन possession and use of money in criminal activities has been included in prevention of money laundering amendment act 2005। ये अमेंडमेंट एक्ट है, ध्यान दीजिएगा। मतलब अपराधों की सूची में धन को छुपाना, अधिग्रहण करना, कब्जा करना और धन का आपराधिक मामलों में इस्तेमाल करना आदि को इसमें शामिल किया गया है। तो इसमें से इनकरेक्ट ऑप्शन कौन सा है, गलत इंफॉर्मेशन आपको चूज करनी है। 79 आपका पूरा यहाँ पर दिखाई दे रहा है। देखिए इसका जो करेक्ट आंसर है 79 का वो बी वाला हो जाएगा। बी का मतलब यह है कि दूसरा और तीसरा इसमें गलत है, केवल पहला वाला जो है वो सही। यहां अगर देखा जाए तो भारत में मनी लॉन्ड्रिंग कानून को अब तक 3 बार संशोधित किया गया है, यहां 4 बार दिया, इसलिए गलत हो गया। और कब कब संशोधित किया गया है तो वो डेट याद रखिएगा, 2005 है, 2009 है, 2012 है। और मुद्रा प्रक्षालन निरोधक संशोधन कानून जो 2012 का है, इसमें अपराधों की सूची में अपराध को छुपाना, अधिग्रहण, कब्जा और धन का आपराधिक कार्यों में इस्तेमाल करना, ये सब शामिल किए गए। ठीक, तो इसमें नीचे वाले दोनों डिस्टर्ब है, सिर्फ ऊपर वाला सही, और हमें सही नहीं चाहिए था, हमें गलत चाहिए था। 80 को देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट डज नॉट कम अंडर द मेजर इंपोर्ट ऑफ इंडिया इन फॉरेन ट्रेड। क्रूड ऑयल है, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स है, इसके अलावा हैवी मशीनरी है और इलेक्ट्रॉनिक गुड्स है। इसमें से कौन सा मुख्य आयात के अंतर्गत नहीं आता है, विदेशी व्यापार की बात हो रही है। और 80 को अगर देखें तो इसका बी हो जाएगा। बी का मतलब यह है कि एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट इसके अंतर्गत नहीं आता है। कच्चा तेल, भारी मशीनरी, स्वर्ण और इलेक्ट्रॉनिक वस्तुएं, ये सब इसमें आते हैं। और मुख्य निर्यात कौन से है, ये तो आयात की बात हो गई। निर्यात में अगर देखा जाए तो पेट्रोलियम प्रोडक्ट है, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट है और रसायन यानी केमिकल वाला सेक्टर है। इसके बाद 81 को देखते हैं। यहां देखिए पूछा जा रहा है कि तीर्थ यात्रा, कायाकल्प और आध्यात्मिक संवर्धन ड्राइव योजना, ये दोनों जो योजनाएं हैं ये कब शुरू की गई थी, और तीर्थ यात्रा, कायाकल्प और आध्यात्मिक संवर्धन ड्राइव योजना कितने शहरों में शामिल हुई थी या कितने शहरों को इसमें शामिल किया गया था, वो शहरों की संख्या आपको बतानी है। देख लीजिए कब शुरू किया गया था और उसके साथ शहर कितने इसमें शामिल है वो देखना है। 81 और 81 का जो डी वाला आंसर है वो सही हो जाएगा। 2015 और 12 शहर। ठीक, मतलब इसमें 12 शहर कौन कौन से हैं, तीर्थ यात्रा या तीर्थ स्थलों का समग्र विकास किया जाना इसका मेन पर्पस था। और इसमें अगर देखा जाए तो अमृतसर था, अजमेर था, द्वारिका, मथुरा, वाराणसी, मतलब मथुरा यूपी का हो गया, वाराणसी यूपी का हो गया, 2 उत्तर प्रदेश के हो गए। उसके अलावा गया बिहार से, पुरी उड़ीसा से, अमरावती आंध्र से, कांचीपुरम तमिलनाडु से, वेल्लाकल्ली तमिलनाडु से, केदारनाथ उत्तराखंड से और कामाख्या असम से। ये जो शहर हैं ये इसके अंतर्गत आते हैं। तो डी वाला सही है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 82 को देखिएगा। सेलेक्ट द इनकरेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग। सेकेंड 5 ईयर प्लान, इसके बारे में कहा जा रहा है कि बेस्ड ऑन पीसी महालनोबिस मॉडल। और फोर्थ जो 5 ईयर प्लान था वो किस चीज पर बेस्ड था, तो इनपुट आउटपुट मॉडल पर आधारित था। और बेस्ड ऑन जो 5th 5 ईयर प्लान है उसके बारे में कहा जा रहा है कि बेस्ड ऑन जॉन डब्ल्यू मिलर मॉडल।
अलग अलग अर्थशास्त्रियों के या जो अर्थशास्त्र की पॉलिसीज या उसके बेसिक्स होते हैं उस पर आधारित ये 5 ईयर प्लान्स थे। तो कौन सा किस पर बेस करता है ये आपको पता होना चाहिए, यहाँ दिया है। अब इसमें से इनकरेक्ट आपको चूज करना है, जो गलत है उसकी तलाश करनी है। प्रश्न पूरा आपके सामने है। और क्वेश्चन नंबर 82 का जो करेक्ट आंसर है वो बी हो जाएगा। गलत की तलाश करनी थी, तो जो 4th 5 ईयर प्लान है उसी के बारे में इंफॉर्मेशन गलत है। चौथी पंचवर्षीय योजना ये DR गॉडगिल के मॉडल पर आधारित है, ठीक। और 5वीं पंचवर्षीय योजना जो है वो DP धर मॉडल पर आधारित है, ठीक। यहाँ पे आप देख रहे हैं, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो कौन सा होगा, बी वाला हो जाएगा। यानी दूसरा और तीसरा दोनों के दोनों यहाँ पर गलत है। 5वां जो 5 ईयर प्लान है, 5th 5 ईयर प्लान, वो DP धर मॉडल पर आधारित है, और जो चौथा वाला है वो DR गॉडगिल पर आधारित है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 83 को देखते हैं। सेलेक्ट द ऑड ऑप्शन रिलेटेड टू द इंस्टीट्यूशन एस्टैब्लिश इन वेरियस 5 ईयर प्लान्स। यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। इसमें से कौन सा ऑड है जो कि पंचवर्षीय योजनाओं के तहत स्थापित किया गया था? तो इसमें अगर आप देखें तो बाकी जितने हैं वो सभी 3rd जो 5 ईयर प्लान था उसमें स्टैब्लिश होते हैं, लेकिन जो भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड है, मतलब यहाँ आप देखते हैं ना सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जिसे कि आप सेबी कहते हैं, तो वो वाला जो है वो 7th 5 ईयर प्लान के अंतर्गत स्टैब्लिश किया गया था, वही इसमें ऑड है, बाकी जितने हैं वो सब इवन है। तो सी वाले को हम चुनते हैं और 84 नंबर के क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग। गांधीयन प्लान, और उसके आगे लिखा हुआ है श्रीमन नारायण अग्रवाल, जन योजना पुरुषोत्तम दास ठाकुरदास और सर्वोदय योजना जयप्रकाश नारायण। आप ये बताइए करेक्ट कौन सा है? 84। इसमें अगर देखा जाए तो सी वाला हो जाएगा, यानी पहला और तीसरा तो करेक्ट है, लेकिन जो दूसरा वाला है वो गलत है। जन योजना ये पुरुषोत्तम दास टंडन के द्वारा नहीं, माफ कीजिएगा, पुरुषोत्तम दास ठाकुरदास के द्वारा नहीं, बल्कि ये MN रॉय के द्वारा दी गई थी, ठीक। यहाँ पे जो ये दिया है इसका डाटा वो गलत है। इसके बाद आगे चलते हैं, 85 को देखते हैं। सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन रिलेटेड टू टैक्स रिफॉर्म कमेटीज। यहाँ पे जो कर सुधार कमेटीज हैं उनके बारे में दिया हुआ है, तो रेखी समिति या रेखी कमेटी इंक्रीज टैक्सेस इन मोटर व्हीकल। और उसके बाद यहाँ पे भूरेलाल कमेटी है, अच्छा नाम है, तो भूरेलाल कमेटी जो है ये इनडायरेक्ट टैक्स रिफॉर्म के संबंध में है। केलकर कमेटी का संबंध डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेशन से है। राजा चिलैया समिति जो है ये टैक्स रिफॉर्म से जुड़ी हुई है। तो आप ये बताइए कि इसमें से करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? सही विकल्प का आपको चयन करना है, कोई 2 ही सही हो सकता है, इसमें सभी सही नहीं होंगे। 85 और इसका जो करेक्ट आंसर है वो सी हो जाएगा, यानी तीसरा और चौथा इसमें सही है। तीसरा सही है और चौथा सही है, ठीक। तीसरा और चौथा सही है। इसमें रेखी समिति का जो है वो अप्रत्यक्ष कर सुधार वाला हो जाएगा, मतलब इनडायरेक्ट टैक्स रिफॉर्म हो जाएगा। और भूरेलाल कमेटी को अगर आप देखें तो इंक्रीज टैक्स इन मोटर व्हीकल, ठीक। तो इसमें ये उल्टा पुल्टा दिया है, मतलब ये वाला इसमें और ये वाला इसमें होना चाहिए था। बाकी तीसरा चौथा सही है और इसीलिए हमने सी को चुना है। 86 को देखिए। सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन रिलेटेड टू वर्ल्ड्स मेजर स्टॉक एक्सचेंजेस। अब यहाँ पे बोवेस्पा का नाम दिया है जो कि ब्राजील का स्टॉक एक्सचेंज है। इसके अलावा वारसा पोलैंड का है, मिबटेल जो है वो इटली का है और शेंजन जो है ये जापान का है। तो स्टॉक एक्सचेंजेस के नाम दिए हैं, आप ये बताइए करेक्ट कौन सा है? सही जो है उसी की तलाश आपको करनी है। और इसमें अगर आप देखें तो इसका ए हो जाएगा। ए का मतलब ये है कि पहला, दूसरा और तीसरा तो सही है, लेकिन ये जो लास्ट वाला शेंजन दिया है ये जापान का नहीं है। नाम से आपको पता लग जाएगा, जिंगपिंग से ये कुछ ज्यादा ही मैच करता है, तो ये चीन का हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जापान नहीं होगा बल्कि चीन होगा। आगे चलते हैं, इसका ए सही था। 87 को देखिए। सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन रिलेटेड टू कमिटीज फॉर टू इंप्रूव द बैंकिंग सेक्टर। अब यहाँ पर कुछ समितियों के नाम फिर से दिए हुए हैं। तो ये गोईपोरिया कमेटी है, पूरा नाम आप MN गोईपोरिया के तौर पे देखते हैं। तो ये वाली जो कमेटी है इसके बारे में दिया है रिफॉर्म इन कस्टमर सर्विसेज। ए घोष कमेटी रिफॉर्म इन बैंकिंग सर्विसेज। इसके अलावा दामोदरन कमेटी है प्रिवेंटिंग बैंक फ्रॉड और RV गुप्ता कमेटी है रिफॉर्म इन एग्रीकल्चरल क्रेडिट। तो आप ये बताइए कि इसमें से सही कौन सा है? 87 पूरा आपके सामने है, देख लीजिए। इसका डी हो जाएगा। डी का मतलब यह है कि पहला चौथा सही है, ठीक। सही विकल्प की आपको तलाश करनी थी। पहला चौथा सही है, दूसरा तीसरा न जाने क्यों गलत है, बताइए। तो गलत इसलिए है क्योंकि ए घोष कमेटी जो है ये बैंकिंग फ्रॉड को रोकने के पर्पज से और दामोदरन कमेटी जो है वो बैंकिंग सेवा में सुधार के पर्पज से स्टैब्लिश की गई थी। यहाँ उल्टा दिया हुआ है, ठीक। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 88 को देखिएगा। अरेंज द मेजर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया इन डिसेंडिंग ऑर्डर बेस्ड ऑन देयर ईयर ऑफ एस्टैब्लिशमेंट। अब यहाँ पर ईयर ऑफ एस्टैब्लिशमेंट के आधार पे आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। ये जो नीचे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के नाम दिए हैं उन्हें, तो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया है, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट है और एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक है और नेशनल हाउसिंग बैंक ऑफ इंडिया है। तो आप देखकर बताइए इसमें डिसेंडिंग ऑर्डर इनका एस्टैब्लिशमेंट ईयर के हिसाब से कौन सा होगा। प्रश्न पूरा आपके सामने है, अरेंजमेंट भी दिए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 88 का जो करेक्ट आंसर है वो सी हो जाएगा। सी का मतलब यह है कि चौथा दूसरा पहला, माफ कीजिएगा, चौथा दूसरा तीसरा और पहला, ये इसका सही क्रम होगा। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक जो है ये जुलाई 1964 का है, मतलब ये 1964 का है। उसके बाद कृषि ग्रामीण विकास हेतु जो राष्ट्रीय बैंक है वो 1982 का है, यहाँ आप ध्यान दीजिएगा।
और भारतीय निर्यात आयात बैंक जो है वो 1982 का है, लेकिन 1982 में वो कब का है? 1 जनवरी का है। और ये वाला जो है मतलब कृषि ग्रामीण और विकास हेतु जो राष्ट्रीय बैंक है ये 12 जुलाई में स्टैब्लिश हुआ था। मतलब पहले कौन स्टैब्लिश हुआ था? भारतीय निर्यात आयात बैंक, और उसके बाद तब जाकर जो राष्ट्रीय बैंक है ग्रामीण विकास वाला वो वाला। और भारतीय आवास बैंक को अगर आप देखें तो वो 1988 का है, सबसे बाद वाला, जुलाई 1988 में स्टैब्लिश होता है। तो इसके आधार पर हम अरेंज करेंगे तो इसका जो सी वाला है वो सही होता है। क्वेश्चन नंबर 89 को देखिए, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग। स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, ये लखनऊ में इसका हेडक्वार्टर है। राष्ट्रीय आवास बैंक मुंबई, और भारतीय साधारण बीमा निगम का जो हेडक्वार्टर है वो न्यू दिल्ली में है। तो इसमें से गलत कौन सा है? इसे अगर आप ध्यान से देखें तो इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। बी का मतलब यह है कि इसमें दूसरा और तीसरा गलत विकल्प का आपको चयन करना था। और यहाँ देखिए थोड़ा सा जो हिंदी और अंग्रेजी वाला है उसमें फर्क है। जो अंग्रेजी वाला है उसमें करेक्ट ऑप्शन बताने के लिए कहा है, और जो हिंदी वाला है उसमें इनकरेक्ट बताने के लिए कहा है। तो आइए इसे देख लेते हैं। और असल में इसमें इनकरेक्ट ऑप्शन ही बताना है, क्योंकि आप देखिए राष्ट्रीय आवास बैंक, ठीक, राष्ट्रीय आवास बैंक जो है इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? नई दिल्ली में है। और भारतीय साधारण बीमा निगम का जो हेडक्वार्टर है वो मुंबई में है। तो ये आपस में इंटरचेंज है, मतलब यही दोनों गलत है और हम गलत को ही चुन रहे हैं। तो इसका मतलब यह है कि हमें गलत विकल्प की तलाश करनी थी, यहाँ इनकरेक्ट होना चाहिए था। ठीक, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 90 को देखिए, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन रिलेटेड टू रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आरबीआई से जुड़े हुए कुछ स्टेटमेंट है और इसमें ये कहा जा रहा है कि इसकी स्टैब्लिशमेंट होती है 1 अप्रैल 1935 को। उसके बाद ये कहा गया कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वाज एस्टैब्लिश ऑन रिकमेंडेशन ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1935, और ये भी कहा गया कि द हेडक्वार्टर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वाज कोलकाता बिफोर 1937। मतलब 1937 से पहले इसका जो हेडक्वार्टर था वो कोलकाता में था। अभी वर्तमान की बात नहीं हो रही है, 1937 से पहले वाली बात हो रही है, 2 साल के लिए। तो आप ये बताइए कि इसमें कौन सा सही है? प्रश्न पूरा आपके सामने। और इसका जो पहला और तीसरा है वो तो सही है, सी वाले विकल्प को हम चुनते हैं, यानी पहला तीसरा इसमें सही है, लेकिन दूसरा वाला गलत है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 की सिफारिश के आधार पर की गई थी। आप सोच लीजिए, जब एक्ट ही 1935 में आएगा तो वो संस्था स्टैब्लिश आगे होगी, उसी ईयर में तो हो नहीं जाएगी। तो इसलिए यहाँ पे पीछे वाला लॉजिक होगा, और 1934 वाला जो एक्ट है उसमें इसको उसी की रिकमेंडेशन के आधार पर स्टैब्लिश किया जाता है। तो दूसरा गलत है, पहला और तीसरा सही है, और इसीलिए हम सी का चयन करते हैं। 91 को देखिए, व्हेन वाज द ऑक्सीजन वॉलेट एस्टैब्लिश्ड, यानी ऑक्सीजन वॉलेट की स्थापना कब की गई, और इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की स्थापना कब की गई, वो दोनों डेट आपको बतानी। और नीचे जो डाटा है वो दिया हुआ है, बताइए इसमें से कौन सा होगा। देखिए इसका ए वाला हो जाएगा, 2004 और 1 सितंबर 2018। ठीक, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 92। यहाँ लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से आपको मैच करना है। तो यहाँ इन्फ्लेशन और रेट दिया हुआ है। अब इसमें क्रीपिंग इन्फ्लेशन है, इसके अलावा वॉकिंग इन्फ्लेशन है, रनिंग इन्फ्लेशन है और गैलोपिंग इन्फ्लेशन है। मतलब मुद्रास्फीति के कई सारे प्रकार होते हैं, वो रेंगती भी है, चलती भी है, दौड़ती भी है और कूदती भी है, वो एक जीव की तरह से बर्ताव करती है। तो यहाँ उससे संबंधित जो रेट है वो दिया हुआ है 3% से कम, मतलब लेस देन 3%, 3% टू 10%, मोर देन 20% और 10% टू 20%। तो आप ये बताइए कौन सा किससे मैच करेगा। रेंगती, चलती, दौड़ती, कूदती सुनने में अच्छा लगता है, तो मिलाकर देखिए। और इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा डी वाला। डी का मतलब यह है कि पहला, दूसरा, चौथा, तीसरा, ये दोनों तो आमने सामने मैच है। ये इसका मतलब सी वाले का चौथा हो जाएगा और डी वाले का तीसरा हो जाएगा। ये इसकी मैचिंग है। मतलब रेंगती वाली का 3% से कम, चलती वाली का 3 से लेकर 10, दौड़ती वाली का 10 से 20 और कूदती वाली का 20 से ज्यादा। वैसे भी आप अंदाजा लगा सकते हैं, रेंग कर चलेगा तो सबसे धीरे चलेगा, चलेगा मतलब पैरों की बदौलत चलेगा तो थोड़ा तेज चलेगा, दौड़ते हुए चलेगा तो और तेज चलेगा, और कूदेगा तो और तेज भागेगा। तो इसलिए इसी हिसाब से आप बढ़ा सकते हैं अमाउंट और यहाँ पे अंदाजा लगा सकते थे। तो डी वाला हो जाएगा। इसके बाद आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 93 को देखिए, सेलेक्ट द ऑड ऑप्शन रिलेटेड टू कंपोनेंट ऑफ इकोनॉमिक्स। इन्फ्लेशन एंड मार्केट थियरी, प्राइस थियरी, डिमांड एंड सप्लाई थियरी, फिजिकल पॉलिसी। इसमें से विषम विकल्प का आपको चयन करना है। तो इसमें अगर आप देख रहे हैं तो इसका जो बी वाला है वो अलग है। इसमें प्राइस थियरी मतलब मुद्रास्फीति और मंडी सिद्धांत ये समष्टि अर्थशास्त्र का हिस्सा है, यानी मैक्रो इकोनॉमी का। यहाँ आप इसको ऐसे देख सकते हैं, इन्फ्लेशन एंड मार्केट थियरी जो है ये मैक्रो इकोनॉमी का हिस्सा है, और डिमांड एंड सप्लाई भी माइक्रो का है, जबकि फिजिकल पॉलिसी भी है माइक्रो का। लेकिन जो यहाँ पे आप प्राइस थियरी देख रहे हैं, जिसे कि आपने ऑड के तौर पे चुना है, ये माइक्रो इकोनॉमी का हिस्सा माना जाता है। एक होता है मैक्रो और एक होता है माइक्रो, तो ये वाला अकेला माइक्रो इकोनॉमी का हिस्सा है। ठीक, आगे चलते हैं, और इसीलिए ऑड है। 94 को देखिए, सेलेक्ट द इनकरेक्ट ऑप्शन। प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स, इसको देने वाले जो व्यक्ति है वो अल्फ्रेड मार्शल है। इसके बाद जो सेकंड वाला है उसमें कहा गया कि नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंसेस, ये रॉबिन्स का है। द थियोरी ऑफ इनकम्स, एम्प्लॉयमेंट एंड इंटरेस्ट, ये जे.एम. कीन्स का यहाँ पे जो वक्तव्य है उसके आधार पर लिखा गया है। तो आपको इसमें से इनकरेक्ट ऑप्शन चूज करना है। इनकरेक्ट ऑप्शन चूज करके बताइए। देखिए इसमें कुछ भी इनकरेक्ट नहीं है, सभी सही है, तो इसीलिए हम डी का चयन करते हैं। सबके सब सही है, तो इनके नाम आपको याद रखने। 95 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 95, इसमें कहा जा रहा है सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन
एडम स्मिथ और इनके सामने इनका जो वाक्य है, मतलब इनके द्वारा कहा हुआ कथन है, वो लिखा हुआ है कि अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है, इकोनॉमिक्स इज द साइंस ऑफ मनी। अल्फ्रेड मार्शल का स्टेटमेंट है कि इकोनॉमिक्स इज द साइंस ऑफ द डेवलपमेंट। और सैमुअल्सन का जो स्टेटमेंट है या कथन है, उसमें ये कहा गया है कि इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, मतलब अर्थव्यवस्था जो है, या अर्थशास्त्र कहना ज़्यादा सही रहेगा, तो इकोनॉमिक्स कहा गया है ना, तो अर्थशास्त्र के बारे में कहा गया कि मनुष्य के व्यवहार का ये अध्ययन है। आप ये बताइए कि इसमें से सही कौन सा है। ये अलग अलग अर्थशास्त्रियों के ही कथन है और 95 का जो करेक्ट आंसर है वो ए हो जाएगा, केवल पहला वाला इसमें सही है, बाकी जो है वो गलत है। अल्फ्रेड मार्शल और सैमुअल्सन के स्टेटमेंट यहाँ पर रॉन्ग है। इसके बाद 96 को देखते हैं, सेलेक्ट द इनकरेक्ट ऑप्शन, और इसमें गरीबी के आकलन से संबंधित जो गलत ऑप्शन है वही आपको चुनने हैं। सुरेश तेंदुलकर कमेटी ग्रामीण जो रूरल सेक्टर था उसके बारे में कहा गया कि 816 पर कैपिटा मंथली कंज्यूमशन एक्सपेंडिचर, और उसके बाद रंगराजन कमेटी रूरल वाला, तो इसमें 972 रुपए पर कैपिटा मंथली कंज्यूमशन एक्सपेंडिचर। इसके बाद सुरेश तेंदुलकर, इसमें जो रुपए की मात्रा है वो अर्बन सेक्टर में दिखाई गई है 1172, और रंगराजन कमेटी में अर्बन सेक्टर के लिए 1407। तो आप ये बताइए इसमें से इनकरेक्ट कौन सा है। गरीबी के आकलन की ये कमेटियां थी, और इसमें अगर आप देखें 96 को, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी वाला, गलत हमें चुनना था, तो सुरेश तेंदुलकर वाला जो दिया है। सुरेश तेंदुलकर समिति शहरी 972 रुपए प्रति व्यक्ति मासिक उपभोग व्यय के आधार पर यहाँ पे अपनी रिपोर्ट देती है, रिकमेंडेशन देती है, और ये डाटा दिया हुआ है 1172, इसीलिए ये गलत है, बाकी सब सही। 97 को देखते हैं, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन रिलेटेड टू स्वर्ण जयंती ग्रामीण, माफ कीजिएगा, स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना से संबंधित यहाँ पर जो सही विकल्प है उसका चयन आपको करना है। कुल मिलाकर 3 स्टेटमेंट है। तो this scheme was launched on 1st December 1997. The scheme related to providing employment to the urban employment, यहाँ आप देख लीजिएगा, employment to the urban unemployment such as यहाँ आप नीचे देखिए, नेहरू रोजगार योजना एंड प्राइम मिनिस्टर इंटीग्रेटेड अर्बन पुअर्टी एजुकेशन प्रोग्राम, यहाँ पे रिडक्शन प्रोग्राम है, तो ये वाला है, और उसके साथ एक्सेट्रा लगा हुआ है, मतलब और भी सारे तथ्य इसमें शामिल हैं। हैव बीन मर्ज इन दिस स्कीम, मतलब ये बहुत बड़ी स्कीम है स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना, तो इसके अंतर्गत पुरानी कई सारी योजनाओं को मर्ज कर दिया गया है, तो उनका जो जिक्र है वो यहाँ पर किया गया है। उसके साथ ये कहा जा रहा है कि 60% ऑफ एक्सपेंडिचर ऑफ दिस स्कीम इज गिवन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट एंड 40% ऑफ एक्सपेंडिचर इज गिवन बाय स्टेट गवर्नमेंट, मतलब इसमें जो भागीदारी है वो 60:40 की है। 60% हिस्सेदारी सेंट्रल गवर्नमेंट की है और 40% जो है वो जो स्टेट गवर्नमेंट है उसकी। आप ये बताइए कि इसमें से सही कौन सा है। 3 स्टेटमेंट है टोटल, और इसका जो करेक्ट आंसर है वो ए वाला हो जाएगा। पहला दूसरा तो सही है, उसमें कोई समस्या नहीं है। ये जो यहाँ पे मर्जर किया गया है, मतलब नेहरू रोजगार योजना, प्रधानमंत्री समन्वित शहरी निर्धनता उन्मूलन वाली योजना, इसके अलावा इस प्रकार की जितनी भी योजनाएं हैं उनका एकीकरण कर दिया गया है। लेकिन जो तीसरा वाला है उसमें गलत दिया है। यहाँ पर 75% सेंट्रल गवर्नमेंट का रोल है और बाकी जो 25% है वो राज्य सरकार की हिस्सेदारी है, तो इसका जो ए वाला है वो सही होता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 98 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 98 में कहा जा रहा है कि स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना के मुख्य उद्देश्यों के बारे में सही विकल्पों की तलाश करिए। तो द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस स्कीम, क्या है इसमें ऑब्जेक्टिव, कुल मिलाकर 3 दिए। अधिशेष यानी जो सरप्लस होता है श्रमिकों को रोजगार के अवसर पर प्रदान करना, इसके अलावा क्षेत्रीय आर्थिक और सामाजिक दशाओं के विकास पर बल देना और आधारित संरचना के विकास को बल देना। इस प्रकार से ये 3 इसके यहाँ पे बेसिक दिए हुए हैं। आपको ये बताना है कि सही कौन सा है। ये पूरा प्रश्न देख लीजिए और नीचे जो विकल्प है उन्हें भी देख लीजिए। देखिए 98 का जो करेक्ट आंसर है वो डी हो जाएगा, इसमें से कोई भी सही नहीं है। तो फिर सही क्या है, ये जो संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना है इसके मुख्य उद्देश्य अधिशेष श्रमिकों को रोजगार के अवसर देना है। ठीक है, अधिशेष श्रमिकों को रोजगार के अवसर देना है, क्षेत्रीय आर्थिक और सामाजिक जो दशाएं हैं उनके विकास पर बल देना है और आधारित संरचना के विकास पर बल देना है। लेकिन ये किसका ऑब्जेक्टिव है, यहाँ अगर देखा जाए तो ये जो संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना है इसका ऑब्जेक्टिव है। ठीक, और इसमें दे रखा है स्वर्ण जयंती ग्राम रोजगार योजना, तो इसलिए ये गलत हो गया है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 99 को देखते हैं। व्हेन वाज द प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना स्टार्टेड, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना की शुरुआत कब हुई थी, डेट दी हुई है, आप बताइए। तो इसका बी हो जाएगा। बी का मतलब ये है कि 15 जुलाई 2015 ये इसकी डेट है। इसके बाद आगे चलते हैं, 100 नंबर के क्वेश्चन को देखिए। व्हेन वाज द सांसद आदर्श ग्राम योजना, सांसद आदर्श ग्राम योजना स्टार्टेड, जो सांसद आदर्श ग्राम योजना है उसकी शुरुआत कब की गई थी। पुरानी योजनाओं से ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, उनकी डेट पूछी जाती है या उनका वर्तमान में जो बजट आवंटन है वो पूछ लिया जाता है। तो यहाँ पे 11 अक्टूबर और 2013 दिया हुआ है, 8 अक्टूबर 2015 दिया है, 16 अक्टूबर 2014 दिया है और नॉन ऑफ दीज दिया है। आप बताइए इसमें से कौन सा होगा, और इसका डी हो जाएगा, नॉन ऑफ दीज। इसमें से कोई भी डेट जो है वो सही नहीं है। 11 अक्टूबर 2014, 11 अक्टूबर 2014 की जो तारीख है वो इसके लिए परफेक्ट है। तो यहाँ तक हमने 100 MCQs इकोनॉमी के जो थे उन्हें कंप्लीट किया है, और ऐसे फुल लेंथ मॉक टेस्ट पेपर और सेक्शन वाइज आपको लगातार मिलते रहेंगे। बने रहिए हमारे साथ, लेकिन तब तक के लिए नमस्कार।